हे माय लवलीज़ पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। मैं एक और वन शॉट लेकर के आई हूँ जिसके बारे में कि जिसने मुझे बस कहा था, जिसका नाम अंकिता द्विवेदी है, और उन्होंने कहा था दीदी एक ऐसा वन शॉट लेकर के आए जिसमें दोनों वांगजी और विंग कॉलेज स्टूडेंट हो और उनके बीच में शर्त लगी हो। तो मैं उसी टाइप की एक वन शॉट लेकर के आई हूँ। आई होप आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे सेंट जोसेफ जस्टिन करके एक कॉलेज है और उस कॉलेज के अंदर एक ऑडिटोरियम में बहुत लोगों को एक साथ झड़प हो रही थी। जो दो गैंग था, वहाँ पे दो लोग गैंग के बीच में बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हो रही थी, जहाँ पे दोनों बात कर रहे थे एक दूसरे से, हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को पटाने की। हाँ, ये जानते हुए भी कि रोज़ा मेरी गर्लफ्रेंड है, फिर तुम उसके साथ नाइट स्पेंड कैसे कर सकते हो। वहीं दूसरा शख्स बोलता है, क्यों नहीं कर सकता, मेरी चार्म और ब्यूटी को देख करके हर कोई मेरा दीवाना हो जाता है, फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या चीज़ है। हाँ, वो शख्स उसके पास आता है और उसको मारते हुए कहता है, तुम गो टू हेल, और उसको ऐसे बीच वाली उंगली दिखाते हुए कहता है। वांगजी कहता है, वाई आई एम गो टू हेल, तुम भी साथ में चलो, मैं तुम्हारे साथ भी कर सकता हूँ वो सभी थिंग्स। हाँ, और वो अपने ब्लड को साफ करते हुए उसको मॉकिंग टोन में बोल रहा होता है। वो लड़का कहता है, ठीक है मैं देख लूँगा तुम्हें, और इतना बोल करके उसको जैसे ही एक लात मारने वाला होता है, दोनों गुट के लोग उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बस करो तुम लोग, बस करो, क्या कर रहे हो। फिर उन दोनों को उठा करके डीन के पास ले जा करके खड़ा कर दिया जाता है। डीन उन दोनों से पूछते हैं, व्हाट्स द मैटर। फिर वो जो लड़का था जिसका नाम एल्विस था, वो कहता है, इसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड किया है। तो दूसरा लड़का जिसका नाम वांगजी था, वो कहता है, सर उसकी गर्लफ्रेंड खुद मेरे पास आई थी, मुझे अप्रोच किया, तो फिर इतने हैंडसम बंदे को देखकर अगर कोई फिसल जाता है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर। उसके डीन कहते हैं, तुम लोगों का ये रोज़ का हो गया है। हाँ, गेट आउट, आई सेड आउट, और बाहर जाकर खुद ही सुलटा लो। इतना बोल करके वो यहाँ से बाहर आ जाता है। उसके बाद वो दोनों वापस एक दूसरे को तनातनी करने में लगे हुए थे और दूसरे को खून के प्यासे थे। तभी वो लड़की आती है और अपनी बॉयफ्रेंड वो रोजी आती है और एल्विस को मारते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाँ, मैं तो इसके साथ अपनी मर्जी से गई थी, क्योंकि तुम मुझे सेटिस्फाइड नहीं करा सकते थे, इसलिए मैं इसके पास गई थी और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, इसलिए मुझे रिग्रेट है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। और ब्रेकअप 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 बोल करके ब्रेकअप कर लेती है। बेचारा हमारा एल्विस रोता हुआ शकल लेकर के वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद रोजा उसके पास आती है और उसे ऐसे सेड्यूस करते हुए कहती है, वांगजी क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। वांगजी उसको हैंड को हटाते हुए कहता है, देखो बेबी, मेरे पास ओनली फॉर वन नाइट स्पेंड करने के लिए लड़कियाँ आती है, मुझे रिलेशनशिप में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वैसे भी मैं कुछ दिनों बाद पढ़ाई ख़त्म करके चाइना वापस लौट जाऊंगा, इसीलिए मुझसे दूर रहो तुम, ठीक है ना। बस 1 साल का ही तो कोर्स बचा है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। इतना बोल करके वांगजी उसे विंग करता हुआ वहाँ से चला जाता है और बेचारी रोजा वो पैर पटकते हुए रह जाती है। जब वो आता है तो वो अपने ब्लड को स्टेन को साफ़ कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उसके दोस्त लोग आते हैं और उसे ऐसे मॉक करते हुए कहते हैं, हाँ फिर से पिट के आ गए, अपने वन नाइट के चक्कर में तुम कितनी बार पिटोगे वांगजी। वांगजी कहता है, मुझे भी नहीं पता, पर वन नाइट स्टेन करने में बहुत मज़ा आता है। हाँ, वैसे भी मैं इन लड़कियों के साथ ट्राई कर करके थक गया हूँ। तो उसमें से एक लड़का कहता है, तो क्यों ना तुम्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। तो वो वांगजी कहता है, नया क्या ट्राई करना चाहिए मुझे। हाँ, तो कहता है, जो भी वो कल मैं तुम्हें बता दूंगा, और अगर तुम वो जीत जाते हो तो फिर तुम मेरी भी गर्लफ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड कर सकते हो, या फिर बदले में मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा और तुम जो कंपनी स्टार्ट करने वाले हो हम सब साथ में काम करेंगे। सुयांग की बात सुन करके वांगजी कहता है, याद रखना इस बात को, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, पर ये इतनी छोटी सी और घटिया सी शर्त बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ, क्या तुम इसे करने दोगे। तो सुयांग मुंह बनाते हुए कहता है, अरे यार वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसे तो बख्श दो। वांगजी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्ही ने तो कहा था मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। ठीक है, फिर तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मेरा हो जाना चाहिए। कि जो कंपनी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उसमें पैसे तुम लगाओगे। तभी वहाँ पे निये ज़ैंग कहता है, क्या यार तुम तो खुद इतने बड़े
घर से बिलोंग करते हो, तुम्हारे अपने डैड के पास, मॉम के पास, तुम्हारे गगा के पास इतने सारे पैसे हैं, तुम उनसे क्यों नहीं लेते जो हमारे पीछे पड़े रहते हो। तो वांग जी कुछ सोचते हुए कहता, ये भी सही कहा, मेरे पास पैसे हैं, बंगला है, घर है, गाड़ी है, चौपर है, सभी चीज़ें हैं, लग्जरियस लाइफ है, पर नहीं है तो तुम्हारे जैसा दोस्त। मुझे सब पे रूल करना है और मुझे वन नाइट स्टैंड करने के लिए नए नए लड़के और लड़कियां चाहिए, इसीलिए मैं तो इसकी गर्लफ्रेंड के साथ ही सोऊंगा। और इतना बोलते हुए वांग जी वहाँ से आंख मारते हुए निकल जाता है। सुयांग अपना पैर पटकते हुए कहता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं इस बार तुम्हारे लिए कोई भोंदू सा लड़का ढूंढूंगा, जिसके बाद तुम्हें उसके साथ नाइट स्पेंड करने बोलूँगा, और मुझे पता है तुम उसके साथ बिल्कुल भी नाइट स्पेंड नहीं करोगे और मेरी गर्लफ्रेंड बच जाएगी। लेकिन वांग जी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है, इसीलिए वो वहाँ से जाते हुए कहता है, सुयांग सुयांग, हाँ, और इतना बोल करके और वो वहाँ से निकल जाता है। अब अगले दिन सुबह सुयांग और नीहसांग, वांग जी सब वहीं थे, और वो कहता है, देखो आज तुम्हारे शर्त का पहला दिन है, तो उस गेट से जो कोई भी लड़का और लड़की पहले एंटर करेगा उसे तुम्हें जाकर के डायरेक्ट किस करना है। तो वांग जी कहता है, बस इतनी छोटी सी शर्त। तो कहता है, नहीं तो रुको तो सही, जो कोई भी हो, वो चाहे टीचर ही क्यों ना हो, प्रोफेसर ही क्यों ना हो। इतना बोल करके वो उसको विंग करता है। उसके बाद वांग जी कहता है, ठीक है, अगर मैं तुम्हारी शर्त मान लेता हूँ और मैं अगर ये सब कुछ कर देता हूँ, तो वो कहता है, इतना ही नहीं करना है, उसके साथ तुम्हें वन नाइट स्पेंड करना है और उसे प्रेग्नेंट भी करना है। उसके बाद ही तुम ये शर्त जीत सकते हो, और चाहो तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड को यूज कर सकते हो। तो वांग जी कहता है, ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ कौन सोना चाहता है, मुझे तो कुछ और ही चाहिए। वांग जी उसको घूर कर देखता है। तो सुयांग कहता है, अब क्या चाहिए तुम्हें, हाँ। तो वो कहता है, तुम्हारे पास वो है ना पुश्तैनी हार, तुम्हारे जो डैड के पास है, मुझे वो चाहिए। तो वांग जी की ऐसी डिमांड सुन करके सुयांग कहता है, हाँ, तुम्हें उस हार का क्या करना है, हाँ। कहता है, कुछ भी करूँ मैं, पर मुझे वो चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे ब्रांड हो मैं उसका लोगो भी उससे वैसा ही बनाऊँ, तो मुझे वो चाहिए। अब तुम तो जानते हो उस हार की कीमत मिलियंस में है, तो शर्त मंजूर है तो बोलो, वरना नहीं। सुयांग, जो कि उसे अब ईगो पे बात आ गई हुई थी, तो कहता है, हाँ ठीक है ठीक है, मैं वो तुम्हें दे दूंगा। और वो सोचता है, मैंने तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को दिया है, अगर मेरे घर वालों को पता चला कि वो मेरी गर्लफ्रेंड की जगह किसी और को चला गया है, तो पता नहीं क्या ही करेंगे मेरा वो। और वो इतना सोच करके बोलते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा। और इतना बोल करके वो लोग अब वहाँ से एंट्रेंस की ओर देखना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग, जिसको 1 साल के कोर्स के लिए चाइना से ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था और उसी कॉलेज में एडमिशन कराया गया था जिस कॉलेज में वांग जी भी था और शर्त लगी थी, वो कल शाम को ही लौटा था। घर में अपनी एक रूम लिया हुआ था, उसे ठीक ठाक करते हुए वो अपने सासिन चिंग गगा के साथ में वहाँ पे रह रहा होता है। फिर वहाँ के आने के बाद कॉल करता है जियांग चेंग और कहता है, गगा, मैं यहाँ पे सही सलामत पहुँच गया हूँ। जियांग चेंग कहता है, मेरा बच्चा सही सलामत तो है ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तो विंग उसे ढाढ़स बधाते हुए कहता है, बस 1 साल की ही तो बात है गगा, 1 साल बाद तो मैं लौट आऊँगा, और आप ही ने तो कहा था मुझे स्टडी करनी चाहिए ताकि मैं ग्राफिक्स डिज़ाइन में और अच्छा कर सकूँ, और आप मुझे इस तरह से बोल रहे हो। तो जियांग चेंग कहता है, हाँ, मेरा बच्चा बहुत भोला है ना, इसलिए मुझे अपने बच्चे की बहुत टेंशन हो रही है, सभी से बच के रहना, वहाँ पे बहुत बैडास बॉयज़ रहते हैं। तो मिंग कहता है, हाँ हाँ, मैं अपना ध्यान रखूँगा, मेरे साथ तो गगा भी तो हैं। और वो सासिन चेंग की बात कर रहा था। उसके बाद वो लोग सभी चीज़ें अरेंज करते हैं, कुछ बुक्स खरीदते हैं, बैकपैक खरीदते हैं, बॉटल्स वगैरह खरीदते हैं और खाने के लिए कुछ इंतज़ाम करते हैं। अगले दिन सुबह सासिन चेंग उसी कॉलेज में उसके साथ आने वाला था, लेकिन उसका डिपार्टमेंट अलग था, तो वो लोग एंट्रेंस तक आते हुए दोनों डिवाइड हो गए थे। अब विंग वहाँ से चलते हुए आ रहा होता है, जहाँ पे वांग जी को उसकी नज़र जाती है। विंग ने अपने बालों को पूरा चंपू स्टाइल में बनाया हुआ था। उसने जो शर्ट पहने थे वो पैंट्स के अंदर पूरा टक किया हुआ था, और उसने बैकपैक को लड़कियों की तरह आगे से हक किया हुआ था बुक्स को, और बैकपैक लटकाया हुआ था, और वो चलते हुए आ रहा होता है। वो देखने में ही एकदम चंपू लग रहा होता है, क्योंकि आजकल के बच्चे का हेयर स्टाइल थोड़ा सा बाल थोड़ा कर्ली या उठा हुआ रहता है, गले में एक ब्रेसलेट और रहते हैं, टी शर्ट और उसके ऊपर से कटी फटी जीन्स वगैरह रहती है ना, और ये पूरा चंपू बन के आ रहा था। वांग जी उसे देखते हुए, उसके मुंह में स्टिक था, उसे मुंह से फेंकते हुए कहता है, सीरियसली, उसे देखो, क्या मैं उस बहन जी टाइप को जाके किस करूँ, वो तो मेरे पैर के जूती के बराबर भी नहीं है, मेरे स्टैंडर्ड का भी नहीं है। तो सियांग कहता है, क्यों, तुम्हें वो हार नहीं चाहिए जिसके लिए तुम मरे जा रहे हो, पता नहीं किसको ही गिफ्ट करोगे, अगर वो चाहिए तो जा कर के ले सकते हो। तो अब वांग जी कहता है, मुझे अब वो हार ही नहीं बल्कि वो रूबी का डायमंड भी चाहिए जो तुम्हारा खानदानी है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुयांग
इतना बोलते हुए वांग जी वहाँ से सीधे विंग की तरफ जाना शुरू कर देता है। विंग जो कि अपने ही धुन में सवार होकर के चलते चले जा रहा था। वांग जी सीधे आता है, उसके बालों को ग्रैब करता है और उसके लिप्स पे वो टूट पड़ता है और उसको किस करने लगता है। वांग जी के मुंह में अभी च्युइंगम था जो विंग और वांग जी दोनों के मुंह माउथ में इधर से उधर स्क्रॉल हो रहा था। विंग कुछ समझ पाता, उसके हाथ से सारे बुक्स गिर गए थे, पानी का बॉटल गिर गया था और वांग जी उसे कंटिन्यूअसली किस किए जा रहा था। वांग जी को भी नहीं पता था कि वो उसे किस क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जितने भी लड़कों और लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है वो किसी के साथ भी नहीं किया हुआ था। और जब तक उसके मन लायक वो लड़का और लड़की नहीं होती थी, वो आधे सेक्स के दौरान ही उठ के खड़ा हो जाता था और अपने कपड़ों को पहन के सीधा बिना कुछ जवाब दिए या कोई सफाई दिए वहाँ से निकल जाता था। पर वांग जी विंग को कंटिन्यूअसली 5 से 7 मिनट तक किस करने के बाद उसे छोड़ता है, जो कि विंग इतना ज़्यादा नर्वस हो गया था, वो उसके हाथ पर सेक करने लगे थे और उसका विजन ब्लर होने लगा था। वो जैसे तैसे करके एक पेड़ को पकड़ के खड़ा होता है, क्योंकि आने जाने वाले रास्ते के बगल में छोटे छोटे झाड़ियों वाले पेड़ लगे हुए थे, और ख़ुद को मैनेजेबल करता है। फिर सामने वाले शख्स को देखा था जिसने कलरफुल टी शर्ट पहना हुआ था, जिसके बाल उड़ा हुआ मुर्गा की तरह ऊपर ऊपर उठा हुआ था, जिसके गले में एक पेंडेंट था जिसमें क्रॉस का निशान बना हुआ लॉकेट था। उसने जो जीन्स पहना हुआ था तो टी शर्ट को एक साइड से ही ऐसे अंदर टक किया हुआ था, बाकी सब ऐसे खुले हुए थे, और वो उसको घूर के देख रहा होता है। उसकी आंखों में काजल लगा हुआ था जिससे उसकी आंखें बड़ी ही ज़्यादा नशीली लग रही होती है। जब विंग उस शख्स को देखता है तो पहले तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है, फिर अपने बॉक्स को देखता है जो ज़मीन पे गिरा हुआ था, और वो उंगली दिखाते हुए कहता है, यू बॉस्टर्ड, ये क्या किया तुमने? हाँ। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है, ओ तुम्हारे मुंह में जवान भी है, तुम बोलते भी हो, मुझे पता नहीं था। सच में। और वो हंसने लगता है। अब विंग को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो सीधा सबसे पहले तो अपने सभी बुक्स को कलेक्ट करता है, अपने बैकपैक को उठाता है, और वांग जी अभी भी हंसते हुए कहता है, देखो लिटल बेबी, मैंने तुम्हें ओनली फॉर किस किया क्योंकि हमारे बीच में शर्त लगी थी। अब तुम ज़्यादा सीरियस मत हो जाना इसे लेकर के, समझे ना। और इतना बोलते हुए आखिरी वाला बुक उसे पकड़ाता है। विंग उस बुक को खींच के पकड़ लेता है और अपने आप ही उसे एडजस्ट करते हुए वांग जी को घूर घूर कर देखता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर पता नहीं क्या ही उसे सूझता है, वो वापस आता है और एक लात मारता उसके प्राइवेट पार्ट पर। वांग जी उससे पकड़ते हुए सीधे धड़ाम से नीचे बैठ जाता है, और तब तक विंग वहाँ से जा चुका था। वांग जी कहता है, यू लिटिल बिच, रुको मैं तुम्हें देखता हूँ। और इतना बोल करके अपने प्राइवेट पार्ट को वो सहलाना शुरू कर देता है, कहता है, क्या होगा इसका। और इतना बोल करके वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया हुआ था। तभी वहाँ पे सुयंग और नी हेसंग भी भागते हुए आते हैं, और साथ में बिन चाओ भी आ गया हुआ था और कहता है, यहाँ क्या चल रहा था, मैंने कुछ मिस किया क्या? तो सुयंग कहता है, लंबी स्टोरी है, मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले पूछो इसके अंडे बचे या फूट गए। वांग जी इसको घूर कर देखता है तो सुयंग कहता है, हाँ हाँ सच ही तो कह रहा हूँ, जाके चेकअप करवाओ, वरना ये किसी काम के नहीं रहेंगे। अगर अंडे फूट गए तो तुम बच्चे कैसे पैदा करोगे, डफर। और वो ऐसा बोल रहा होता है। फिर उसको ले जा करके डिस्पेंसरी में डाला जाता है, जहाँ पे वो चेक करता है तो डॉक्टर बोलता है, हाँ सब कुछ ठीक है, अब तुम्हें खुद ही देखना होगा ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ट्राई करके देखो। और इतना बोल करके डॉक्टर भी उसे टीच करता वहाँ से निकल जाता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है, यू लिटिल बिच, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद वो सुयांग से कहता है, सुयांग अब मुझे ओनली फॉर वो हार ही नहीं चाहिए, वो रूबी भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड चाहिए। बात मेरे ईगो पर आ गई है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा कि उसने मुझे द लान वांग जी को ऐसे परेशान किया है। सुयांग कहता है, हाँ सच में तुम्हें नहीं चाहिए ना ये सब? तो वांग जी घूर कर कहता है और कहता, मैंने एक बार कहा ना कि मुझे नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, दैट्स इट। और क्या शर्त थी तुम्हारी? मुझे उसके साथ नाइट स्पेंड करना और प्रेग्नेंट करना है ना? मैं उससे ऐसा प्रेग्नेंट करूँगा कि उसके साथ 2 ट्विंस बेबी होंगे। हाँ। और इतना बोल करके वो अपने नोज़ को रब करता है। सुयंग कहता है, ओ गॉड, थैंक गॉड, मैं मान गया ब्रो, चल। पर उसे प्रेग्नेंट करने की क्या ज़रूरत है, ओनली फॉर नाइट स्पेंड करके छोड़ दो ना। वांग जी अपने मन में कहता है, टिटपॉट है, उसने मेरे अंडे को फोड़ा, मैं उसको फोड़ दूंगा। और इतना बोल करके और वो फक कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ विंग उसको मार तो दिया हुआ था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और अपने क्लास में आता है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे नहीं करे। तभी वहाँ पे रोजा आती है और उसे कहती है, हे व्हाट्सअप। पहले वो इंग्लिश में इंट्रो देती है तो विंग कहता है, मैं वो यहाँ पे न्यू हूँ और मुझे बस 1 साल का कोर्स ही करना था, पर मुझे पता नहीं था, मैंने पंगे ले लिए।
फिर वो बता देता और कहता है लान वांग जी। फिर वो कहता है वो यहाँ का मोस्ट हैंडसम, रिच और बिगड़ा हुआ बैडस बॉय है, तुम्हें उससे पंगे नहीं लेने चाहिए थे। सारी लड़कियाँ उसके पीछे पागल है, इवन उसके साथ वन नाइट स्पेंड करने के लिए बेकरार है, और उनमें से मैं भी एक थी, और उसने मुझे डिच किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उससे बच के रहना, वरना जब उसके गर्ल्स गैंग को पता चलेगा ना, जो उस पर क्रश रखते हैं, वो तुम्हारा क्रश बना देंगे, पापड़ तिलोड़ी बना के तुम्हें कूट डालेंगे, चूड़ा चूड़ा कर देंगे। विंग अपने मुंह में चारों उंगली लेते हुए कहते क्या? मुझे नहीं पता था। ऊपर से वो कहता है एक तो उसने ज़बरदस्ती मेरी फर्स्ट किस ले ली, ऊपर से अब वो ऐसा भी करने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और इतना बोल करके वो अपनी फर्स्ट क्लास को अटेंड करता है। उसके बाद उसे दूसरा क्लास अटेंड करने के लिए दूसरे माले पे जाना था, इसीलिए वो अभी भी वांगजी के बारे में सोचते हुए जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि उधर से वो वांगजी आ रहा है। ये देखते हुए पीछे पिलर के पास जाकर छुप जाता है और कहता है हाँ वो जाएगा तभी मैं जाऊंगा, मुझे उसके पास जाना ही नहीं है। हे भगवान, पता नहीं किस घड़ी में मैं उसके सामने आ गया। वही वांगजी जो कि उसने देख लिया हुआ था विंग को पिलर के पीछे छुपते हुए, इसीलिए वो वहीं पे खड़ा होकर टिक के लग जाता है खड़े होकर के, और बाकी को बोलता है इशारा करते हुए जाए वहाँ से। अब विंग को लग रहा था कि वो वहाँ से जा चुका है, इसलिए वो जैसे ही उस पिलर से बाहर आता है सीधे वांगजी के चेस्ट से हिट करता है। वांगजी उसके माथे पे उंगली देते हुए उसे पीछे करते हुए कहता है दिन दहाड़े तुम्हें दिखाई भी नहीं देता यू लिटिल बिच। तो विंग कहता है तुम अपना मुंह संभाल के बात करो, मैं कोई तुम्हारा लिटिल विच नहीं हूँ। तो वांगजी कहता है हाँ तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, तुम मेरे लिटिल विच नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ। और इतना बोलते हुए वो उसके करीब आता है तो विंग पीछे की तरफ गिरने लगता है। तो वांगजी उसके शर्ट्स को पकड़ते हुए सीधे अपनी ओर खींचता है, जिससे विंग दोबारा से उसके चेस्ट से जा के हिट होता है। फिर उससे धड़फड़ाते हुए दूर होते हुए कहता ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ मुझसे दूर रहो, समझे ना? तुम तो वांगजी जो कि उसके मुंह में स्टिक था और उसे गोल गोल घुमाया जा रहा था, और रिंग ना बार बार उसकी नज़र उसके लिप्स पर जाकर ठहर रही थी। वांगजी उसके करीब झुकते हुए कहता है मैं क्या? हाँ मेरे साथ चलो अभी के अभी। और इतना बोलते हुए उसे घींचता हुआ बाहर लेकर के आता है। जब वो लेकर के आता है तो विंग उसके हैंड से अपने हैंड को छुड़ाते हुए कहता है ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। वांगजी उसे लाता है बाहर और कहता है तुमने जो कल किया उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ना। तुमने मेरे अंडे को फोड़ दिया, और अगर मैं इन फ्यूचर मैं कुछ नहीं कर सका तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ। विंग चुपचाप से एकदम नॉर्मल होते हुए कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ। तो वांगजी उसके करीब बढ़ते हुए कहता है तुमने मेरे प्राइवेट पार्ट पे इतने जोर से किक किया कि मेरे अंडे और मेरा वो दोनों काम करना बंद कर चुका है, अब इसे ट्राई करो। और फिर वो विंग के हाथों को पकड़ते हुए सीधे अपने हड्डी के ऊपर रख देता है। हमारा विंग भाई साहब सीधे उछल गया था और कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, यू परवर्ट सेमलेस इंसान। वांगजी कहता है मैं परवर्ट सेमलेस इंसान? हाँ तुम्हारी वजह से ये काम नहीं कर रहा है, अब तुम ही इसे ठीक करोगे, चलो मेरे साथ। इतना बोलते हुए वो विंग वांगजी को खींचता हुआ सीधे वॉशरूम लेकर के आता है, और फिर अपने चैन को नीचे करते हुए विंग के हैंड को ज़बरदस्ती उसके अंदर इन कराता और कहता है इसे प्रेस करो, और अगर ये वेकअप नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हारा यहाँ पर भुट्टा बना दूंगा, समझे ना तुम। अभी विंग ना उसको घूर घूर कर देखे जा रहा होता है, और इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि अपने हैंड को वो निकालने का ट्राई कर रहा होता है, और वांगजी ने उसके हैंड को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था। वांगजी कहता है अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी की है ना यू लिटिल सेट, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, देख लेना। अगर ये काम नहीं किया ना तो देखते जाओ तुम क्या करता हूँ मैं तुम्हारे साथ, यहीं पे तुम्हारा रेप कर डालूंगा, और तब तक करूँगा जब तक ये मेरा सही नहीं हो जाता। विंग कहता है मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ और कॉम्पेंसेट कर दूंगा, पर अभी मुझे जाने दो, ठीक है ना, मैं ये सब नहीं करना चाहता। इतना बोल करके अपने हैंड को निकालता है और वांगजी को धक्का दे करके सीधे वहाँ से भाग जाता है। वांगजी कहता है वादा ये क्या था, इसने मेरे मुँह पर बेइज्जती करके ये भाग गया, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब तो ये चैलेंज मेरे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। और वो ऐसे फॉप कर रहा होता है। विंग बाहर आते हुए कलेजे पे हाथ लेते हुए कहता है ये क्या हो रहा था मेरे साथ, वो जॉम्बी की तरह मेरे पीछे क्यों पड़ गया है खून चूसने के लिए, नो 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 नो। फिर वो अपने हाथ को देखता कहता छी, और फिर वो जल्दी जल्दी से अपने हाथ पे स्प्रे करता और कहता है कितना सीमलेस पॉवर्ट इंसान है, दिन दहाड़े वो मुझे ये सब करने के लिए बोल रहा था, वो भी सीधे से वॉशरूम में लेकर के गया। और वो उसको देखते हुए अपने आप को कॉर्स करते हुए वहाँ से जाने लगता है। अब विंग ना उससे बचने के लिए ट्राई कर रहा होता है,
और वो ऊपर भाग जाता है क्लास अटेंड करने के लिए। अब वहीं वो जब क्लास अटेंड करता है तो बहुत ज़्यादा उसे भूख लगी हुई थी, इसीलिए वो सोचता है कि पहले मैं खाने के लिए जाता हूँ। तो वो कैंटीन का पता पूछते हुए कैंटीन की तरफ जाने लगता है, जो कि उसे प्लेग्राउंड पास करके जाना होता है। वांग जी जो कि अपना कपड़ा वगैरह चेंज करके और वो वॉलीबॉल खेल रहा होता है, जब वो देखता है कि वो इधर ही आ रहा है तो कहता है अच्छा यू लिटल सिट, तुम इधर ही आ रहे हो, आ जाओ बताता हूँ। फिर वो बॉल मारता है जिससे बेचारा हमारे विंग के सर पे सीधे जाके हिट होती है और वो सीधे धड़ाम से गिर जाता है। फिर वांग जी आता है, पहले उसको इधर से उधर लांग देता है और लांगने के बाद उसके सामने जाकर बैठते हुए कहता है तो कैसा लग रहा है तुम्हें ये ट्रीटमेंट? हाँ। विंग पूरा तमतमाते हुए उठ के बैठता है और रोनी सूरत बनाते हुए कहता है तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, तुमने मुझे लांग दिया इधर से उधर और फिर मेरे सामने आके बैठ रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो तुम अपने आप को क्या समझते हो, यू जॉम्बी कहीं के। वांग जी कहता है हाँ, मैं तुम्हें जॉम्बी नजर आ रहा हूँ? नहीं, मैं तो खून पीने वाला वैम्पायर हूँ, देखो मुझे, देखो। और उसकी तरफ देखते हुए दांत फाड़ देता है। विंग रोनी से सूरत बनाते हुए बेचारा अपने हाथ को पोंछ के सीधे कैंटीन एरिया में चला जाता है और फफ करके बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे रोजा आते हुए कहती है क्या हुआ है तुम्हें? हाँ। विंग रोते रोते कह देता है कि 2 बार उसके साथ वापस से हादसा हो गया और उसे वो डिटेल में नहीं बताता बट बता देता है। रोजा हंसते हुए कहती है मैंने कहा था ना कि अगर उसके गैंग के लोगों को पता चला तो पता नहीं क्या ही वो तुम्हारे साथ होगा। खैर छोड़ो, अब चलो खाना खाते हैं। इतना बोल करके विंग और रोजा दोनों उस मेस में खाना लेने के लिए जैसे ही जाते हैं, वहाँ पे कुछ लड़कियों का ग्रुप आ जाता है और विंग के प्लेट में जो खाना था उस सभी खाना को फेंकते हुए उसके ऊपर थ्रो करते हुए जा रहा था और कह रहा था तो तुम ही थे वो जिसने उसे किस किया? हाँ, तुम भूल चुके हो कि वो यहाँ का मोस्ट हैंडसम स्टूडेंट है, सबसे रिच, और ऊपर से वो इतना ज़्यादा प्रीसियस है कि उसके साथ लड़कियाँ सोने के लिए मरती है। पर तुम में ऐसा क्या था जिससे उसने तुम्हें किस किया? यू बहन जी टाइप्स। इतना बोलते हुए उसके बालों को ख़राब कर देती है, उसके सच को निकाल देती है, उसके हाथ में जो कुछ भी था वो सब गिरा परा के बराबर कर दिया हुआ था। विंग बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि वो लोग उसे बुली कर रहा होता है। उसके बाद कहता है तुम सब बहुत बुरी हो, मैं तुम सबको देख लूँगा, देख लेना। तो वो लड़का कहते ओ सच में। और एक लड़की ना वीडियो बना करके कॉलेज वाले साइट पे अपलोड कर देती है और कहती है अब तो तुम्हारा पोपट बनेगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, तैयार रहना तुम। और इतना बोल करके वो लोग वहाँ से दांत फाड़ते हुए चली जाती हैं। विंग अपने कपड़ों को देखता है और उसके बाद आता है वो वॉशरूम से मतलब साफ़ कर रहा होता है और रो रहा होता है। रोते रोते कहता है मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, उसने खुद ही तो आगे मुझे किस किया था, पर अब देखो उस पॉवर्ट सेवलेस कृपी इंसान की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। इन लड़कियों ने मुझे बुली किया, बहुत ज़्यादा बुली किया। और वो सब कोर्स करते हुए बोले जा रहा होता है। और साफ़ कर लेने के बाद जैसे ही वो मुड़ता है तो देखता है कि वांग जी जिसके हाथ में एक रेड जूस का बॉटल था और वो उसे पी रहा था, जिससे उसके लिप्स ना पूरे रेड हो चुके थे। विंग जब उसे देखता है तो सीधे आ करके चिल्लाने लगता है क्योंकि विंग इतना ज़्यादा सेंटी हो चुका था क्योंकि सामने खड़ा वांग जी उसे वैम्पायर नज़र आ रहा था, जिसके पीछे बहुत बड़ा गाउन था, जिसके ऊपर 2 सींग निकले हुए थे और जिसके 2 दांत भी निकले हुए थे बहुत बड़े नुकीले वाले। और वो रेड वाइन ना उसे ब्लड लग रहा था और वो चिल्लाते हुए सीधे पीछे धड़फड़ा के गिरने लगता है। तो जब वांग जी देखता है कि वो गिरने वाला है तो उसके करीब दौड़ते हुए आता है और उसे थामता है और उसे शर्ट से पकड़ के खींचता है वापस से अपनी तरफ करते हुए और उसे घूरते हुए कहता है क्या मैं तुम्हें ड्रैकुला नज़र आ रहा हूँ जो तुम इस तरह से चीख रहे हो और मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगा? और इतना बोलते हुए वांग जी उसी स्टाइल में उसके नेक के पास जाके कहता है हाँ। विंग और ज़ोर से चीखता है और वो वांग जी के कान पकड़ के सीधे नोचना स्टार्ट कर देता है और कहता है यू जॉम्बी, यू ड्रैकुला, यू वैम्पायर, मुझसे दूर रहो दूर रहो दूर रहो दूर रहो। और उसके कान को पकड़ के खींच रहा होता है। वांग जी लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और अपने हाथ से वो बोतल को फेंकते हुए उसके हाथ को हटाने का ट्राई करता है, लेकिन विंग जो कि इतना ज़्यादा चिल्ला रहा होता है वो कहता है नहीं 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 नहीं, तुम मेरा खून नहीं पी सकते, मेरा खून नहीं 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 नहीं, मेरे अंदर तो 100 ग्राम का दिमाग है, 10 ग्राम का हड्डी है, 20 ग्राम खून है और उसे भी तुम पी जाओगे तो मेरे अंदर बचेगा क्या? नहीं 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 नहीं, मैं छोटा सा अनन्हा सा बच्चा हूँ और मैं यहाँ पे ओनली पर स्टडी करने आया हूँ, तुम्हें मेरा खून नहीं पीना है, तुम अपने लिए जाओ, दूसरा खाना ढूंढो, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। ऐसे वो बड़बड़ाया जा रहा होता है
और उसके कान को उखाड़े जा रहा होता है। वांग जी कहता है मेरा कान छोड़ो, मुझे छोड़ो। पर वांग जी की बात एक भी नहीं सुन रहा होता है विंग। उसको चुप कराने के लिए वांग जी सीधे से उसको कमर से पकड़ता है और उसके लिप्स से बाइट कर देता है, जिसके बाद बेचारा विंग अपने हाथ छोड़ देता है और वो दूर होके खड़ा हो जाके वांग जी को मूर्ति बन के देख रहा होता है। वांग जी को लगा कि ये इसे क्या हो गया। हाँ, फिर उसके पास आते हुए कहता है यू लिटिल सिट, क्या 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 तुम ठीक हो। विंग वापस से चिल्लाते हुए कहता और वो चिल्लाता है, जिसे वांग जी वापस से अपने दोनों कान में उंगली करते हुए कहता है हाँ, इसके गले में कौन सा सुर लगा हुआ है जो चिल्लाता भी इतना तेज़ है, मेरे कान के पर्दे फट गए। उसके बाद वो अपने कान से उंगली निकालते हुए कहता है हाँ तुम ठीक साको, बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें। हाँ, विंग कहता है तुम्हें उसे मतलब, और उसको मारना शुरू कर देता है। उसके बालों पे मारता है, उसके फेस पे मारता है, उसके चेस्ट पे हिट करते हुए सीधे वहाँ से बाहर निकल जाता है। वांग जी कहता है व्हाट द हेल यू लिटिल सिट, तुम बहुत बुरे हो, रुक जाओ, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल करके उसके पीछे आता है। तब तक विंग ना भागते भागते अपनी क्लास में आ गया था, बैग उठाता है और सीधे वहाँ से निकल जाता है। वो भागते भागते जब एंट्रेंस पे आता है ना, वहाँ वांग जी मिल जाता है, बाइक लेकर के खड़ा था और कहता है अब कहाँ जाओगे बच के। हाँ, विंग कहता है नहीं नहीं, यू जॉम्बी, यू ड्रैकुला, यू वैम्पायर, नहीं तुम मेरा खून नहीं पी सकते, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा बोलते हुए पीछे पीछे जा रहा होता है। वांग जी देखता है कि वो ना खंबे से टक्कर लगने वाली है उसकी। कहता है ये जब से मुझे मिला है ना तब से गिरता पड़ता रहता है। एक तो ऊपर से ये बहनजी टाइप्स दिखता है, ऊपर से उसकी हरकतें भी वैसी ही है। और इतना बोल करके वो उसको देख रहा होता है, आराम से दोनों पैर के ऊपर चढ़ा लेता है एक पैर को और उसको देखता है। विंग जो कि पीछे पीछे जा रहा था सीधे टन खंबे से जाकर के उसकी टक्कर होती है और वो सीधे धड़ाम से वहाँ गिर जाता है। वांग जी उसे वापस से अपनी गोद में उठाता है और उसके बैकपैक सहित उसे डिस्पेंसरी लेकर के आता है, बेड पे लिटा देता है। उसके बाद उसके होश में आने का वेट करने लगता है। उसके हाथ में अभी रेड एप्पल था जिसे वो खा रहा होता है। खाते खाते वो उसे देख भी रहा होता है और कहता है वैसे तो मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान देना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी हरकतें ऐसी है कि ना चाहते हुए भी मेरा अटेंशन तुम्हारी तरफ जा रहा है और मुझे शर्त भी तो जीतना है। इतना बोलते हुए वो विंग के पास आता है और अपने मुंह में एप्पल को ठूंसे हुए था और उसके शर्ट्स को खोलना स्टार्ट कर देता है। उसकी बॉडी देखता है और उसके ऊपर हाथ फिराना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मज़ा आने वाला है यू लिटिल सेट। और इतना बोल करके उसके पैंट्स को जैसे ही खोलने वाला होता है, विंग चिल्लाते हुए उठता है और एक जैसे उठता है ना, विंग और वांग जी के माथे की आपस में टक्कर हो जाती है। अब विंग वापस से चिल्लाता है तो वांग जी वो एप्पल उसके मुंह में ठूस देता और कहता है बस चुप रहो, शट अप शट अप जस्ट शट अप शट अप। हाँ, खून निकाल दोगे क्या मेरे कान से। हाँ, ऐसे भी तुमने मेरे अंडे फोड़ डाले, अब कान भी फोड़ने का इरादा है। सोचो मत, मेरे अंडे को तुम्हें वापस से सही सलामत अपने जगह पे लाना है, इसीलिए मेरे लिए तुम इसका एक्सरसाइज करोगे। विंग कहता है वो सेब निकालते हुए फू, क्या कहा तुमने, मैं और एक्सरसाइज, मुझे नहीं आता। तो वांग जी कहता है मैं सिखा दूंगा, मैं हूं ना इसके लिए, मेरे साथ चलो। और इतना बोलते हुए वो विंग को तानते हुआ बाहर लेके आता है, ज़बरदस्ती से अपने बाइक पे बैठाता है और कहता है मुझे होल्ड करना क्योंकि हम हवा से बातें करने वाले हैं। विंग कहता है क्या क्या मतलब। तो वांग जी कहता है बहुत जल्द पता चल जाएगा यू लिटिल सेट। और इतना बोल करके वो उसे अपने अपार्टमेंट लेके आता है। विंग कहता है तुम मुझे यू लिटिल सिट और यू लिटिल बिच क्यों बुलाते हो। हाँ, मेरा नाम विंग है। तो वांग जी कहता ओ विंग, हाँ वैसे तुम इतने छोटे हो ना इसलिए मेरे मुंह से वही निकलता है, वैसे कोई नहीं, जब कभी मन करेगा तो मैं तुम्हें विंग बुला लूँगा यू लिटिल सिट, अभी यहाँ आओ। उसके बाद वांग जी अपने पैंट्स को खोल देता है। उसके बाद वो कहता है मेरे पास आओ। विंग कहता है मुझे क्या क्या करना है। हाँ, तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, बस इसकी एक्सरसाइज करनी है। और उसके बाद सीधे से वो अपनी हार्डी को बाहर निकाल देता है। विंग दूसरी ओर पलट जाता है और अपने पैंट के ऊपर अपने हाथ को ऐसे रब कर रहा होता है। वांग जी कहता है तुम्हें शर्म आ रही है सच में, यहाँ देखो तो दिन दहाड़े लोग गलियों पे चौराहे पे किस करते हैं, हक करते हैं और हैंग आउट करते हैं, हुकअप करते हैं, और तुम अभी भी 90s के बहन जी की तरह ऐसे शर्मा रहे हो यू लिटिल विंग। विंग अपने बारे में सुन करके, अपने नाम के बारे में सुन करके वांग जी की तरफ देखता है और उसकी नज़र अचानक से उसकी हार्डी के ऊपर जाती है जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज था, थोड़ा सा मोटा भी था, थोड़ा सा लंबा भी था। उसका गला सूखने लगता है। वांग जी इशारा देते हुए कहता है यहाँ आओ वरना कंपोसिएट करो, वो भी 1 मिलियन। विंग कहता है हाँ 1 मिलियन, इसके लिए 1 मिलियन कौन देता है भला। तो वांग जी कहता है तो फिर इसे करो वरना तुम्हारी खैर नहीं। विंग अभी भी वहाँ खड़ा था। वांग जी चिल्लाते हुए कहता मैंने कहा यहाँ आओ। विंग धीरे धीरे करके वहाँ आता है और कहता है
मुझे क्या करना होगा? वांग जी कहता, पहली बात तुम तो लड़के हो तो तुम्हें शर्माना नहीं चाहिए, तुम लड़कियों की तरह क्यों शर्मा रहे हो? हाँ, और दूसरी बात, इसे या तो अपने हाथ से करो या फिर अपने मुंह से करो। चलो शुरू हो जाओ, मैं भी तो देखूँ ये वेकअप होता है या नहीं। विंग की ऐसी वांग जी की ऐसी बातें, बहकी बहकी बातें सुनकर विंग कहता है वांग जी से, नहीं ये तो मास्टरबेट करना हुआ ना, मैं नहीं करने वाला, मुझसे नहीं होगा। वांग जी कहता है, अगर मैं करने लगूँ ना तो मैं तुम्हारा रेप कर डालूंगा, सोच लो फिर, वरना ये खड़ो। और इतना बोल करके वो उसे इशारा करता है। विंग तो पहले कुछ देर सोचता है, फिर वांग जी कहता है, वहाँ अगर तुम इसे नहीं करे तो 2 मिलियन, और अगर तुमने और समय गंवाया तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा प्रति मिनट। यू लिटिल विंग। विंग चुपचाप से नीचे बैठ जाता है क्योंकि वो इतना पैसा कहाँ से ला के दे। फिर वो मुंह से तो करने से रहा नहीं, इसलिए वो अपने हैंड से उसे पकड़ता है, तो उसके एक हैंड से वो पकड़ा भी नहीं जा रहा था ठीक से। वांग जी कहता है, दोनों हाथ से पकड़ो। वांग जी ऐसा बोलता है तो विंग अपने दोनों हाथ से पकड़ता है। तब जाकर के वांग जी अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। विंग के ठंडे हाथ जैसे ही उसके ह्यूज से हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ता है, वांग जी के बॉडी में अजीब सा सेंसेशन हो रहा था और वो अपनी आंखों को बंद करके सोफ़ा को ग्रैब कर लेता है। विंग धीरे धीरे करके उसे रब कर रहा होता है और वांग जी को वह एहसास अजीब सा सेंसेशन पैदा कर रहा होता है। विंग धीरे धीरे वो कर रहा होता है और डरते डरते पूछता है 5 मिनट बाद, क्या अब तुम्हें कुछ फील हो रहा है? वांग जी को बहुत कुछ फील हो रहा था, इसलिए वो कहता है, नहीं अभी भी ये काम नहीं कर रहा है, फिर से करो वरना तुम्हारे मुंह में घुसा दूंगा इसे मैं, तुमने मेरे अंडे फोड़ डाले। यू कहता है, हाँ हाँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। और उसके बाद वो उसे करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते 10-15 मिनट बाद विंग के हाथ में बहुत सारा स्पॉम्स लिक्विड्स था और वो अपने हैंड को देख रहा था और वांग जी को देख रहा था, जो अपनी आइज़ बंद किए हुए उसे फील कर रहा होता है। उसके बाद विंग कहता, हो गया, सब ठीक है ना? वांग जी कहता, मुझे लगा नहीं था, पर ये एक्सरसाइज तुम्हें रोज़ करना होगा। और उसके बाद उसे टिश्यू बढ़ाते हुए कहता है, इसे साफ़ कर लो, वैसे भी तुम्हारे पास और कुछ है, मुझे काम देना है तुम्हें, जल्दी ख़त्म करो इसे, जल्दी जल्दी। उसके बाद वांग जी पहले तो वो कहता है तुम अपने हैंड साफ़ करो, विंग साफ़ कर लेता है, कहता है इसे भी साफ़ करो, फिर विंग उसे भी साफ़ कर देता है। फिर वांग जी अपने पैंट्स को पहन लेता है और कहता है, ग्रेट जॉब। तो जब भी मैं तुम्हें बोलूँ कि मुझे एक्सरसाइज करनी है तो तुम मुंह उठा कर चले आना, अभी चलो हम बाहर चलते हैं। इतना बोल करके वो दोनों वहाँ से बाहर निकल आते हैं। विंग का पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा था क्योंकि उसे भूख लगा था और वो खाना भी फेंक दिया हुआ था, वो खाया भी नहीं था। वांग जी जब देखता है कि इसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही है तो कहता, ओह तो तुम्हें भूख भी लगती है, मुझे पता नहीं था कि तुम खाते भी हो। तो विंग अपने मन में कहता है, क्या मैं कोई मंगल ग्रह से आया हूँ जहाँ के लोग ओनली फॉर हवा पी के रहते हैं, मैं खाना नहीं खाता क्या? और वो घूर के देख रहा था। वांग जी उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट में लेके आता है जहाँ पे वो अपने मन से ही उसने रैम्स को ऑर्डर कर दिया था। उसके बाद वो विंग और वांग जी दोनों खाते हैं। विंग को इतना ज़्यादा भूख लगा था कि वो जल्दी जल्दी में चट कर जाता है। जब वांग जी देखता है कि वो अपना पूरा फिनिश कर चुका है तो उसमें से वो 2-3 बाइट ही लिया हुआ था, तो वो अपना वाला भी उसे बढ़ा देता है। उसके बाद वो पैसे पेड कर देता है और कहता है, हे यू लिटिल विंग, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम यहाँ आ जाओगे, है ना? उसके बाद वांग जी उसको वहीं पे छोड़ देता है और वापस से अपने अपार्टमेंट के लिए चला आता है। अब दूसरे दिन नेक्स्ट डे विंग जो कि थक हार के उठा हुआ था, वो सबसे पहले तो अपने सारे कपड़ों को क्लीन करता है और साय सिंचन के साथ में वो ब्रेकफास्ट करता है। साय सिंचन पूछता भी है, हे हनी बेबी, क्या तुम्हारा कॉलेज कैसा जा रहा है? विंग बेचारा कुछ भी नहीं बोल रहा था कि उसके साथ बुली होता है और उसे लोग परेशान करते हैं। वो कहता, ठीक जा रहा है गग्गा, मैं पढ़ाई पे फोकस कर रहा हूँ। और इतना बोल करके वो वापस से अपना बैकपैक लेता है, कुछ पैसे रखता है और वहाँ से वो कॉलेज आने लगता है। जैसे वो कॉलेज इन करता है तो वांग जी उसे मेन इंटरेस्ट पे ही मिल जाता है और उसके पास आता है और कान में उसकी तरफ झुकते हुए धीरे से कहता है, हे यू लिटिल वी। तो विंग कहता, मेरा नाम विंग है। तो कहता, तुम्हें सोच लो, तुम्हें सिट बुलाओ, बिच बुलाओ या वी बुलाओ? तो कहता, वी ही ठीक है। तो कहता, गुड जॉब। तो यू लिटिल वी, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। और इतना बोलते हुए वो अपना सारा बैकपैक विंग के हाथ पे पटक देता है। विंग बेचारा ना चाहते हुए भी उसके बैकपैक को लेके जो उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। वांग जी तो पहले उसे डायरेक्टर के ऑफिस लेके जाता है जहाँ पे कुछ पेपर्स को वो कलेक्ट करके लाया हुआ था, उसको सबमिट कराता है। बेचारा विंग के हाथ से वो लेता है, उसे देता है, फिर वहाँ से उसके पीछे पीछे वो जा रहा होता है। वो क्लास की तरफ जा रहा होता है तो वांग जी फास्ट फास्ट चल रहा होता है तो विंग भी फास्ट फास्ट चल रहा होता है। ऐसे करने में जब विंग देखता है कि वो जा रहा है और वो उसके पीछे पीछे हो रहा था, तभी वहाँ पे सुयांग और नीहेसंग भी आ गए हुए थे, विंचाओ भी आ गया और आता कहता है, हे हाय बड़ी। तभी विंग ना अचानक से उसके ऊपर टक्कर खा जाता है। अब जो कि हमारा विंग थोड़ा सा
मतलब तेल वेल लगाता था ना, और हल्का सा मेकअप करता था, जिसके कारण उसके पूरे मुंह का मेकअप और उसके लिप्स पे जो लिप ग्लॉस लगा हुआ था वो सभी उसके शर्ट्स जो उसने वाइट कलर के पहने हुए थे चेकर्ड वाले, उसके ऊपर सीधे प्रिंट हो जाता है और वो अपने सर को सहलाते हुए पीछे हो जाता है। भांगजी उसकी तरफ मुड़ते हुए उसके सर पे टपली मारते हुए कहता है यू लिटिल वी, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? हाँ, अंधे हो गए हो? दिन दहाड़े समझ नहीं आता किसे टक्कर लग रही है? फिर उसकी तरफ झुकते हुए कहता है तो तुम्हें आज डबल एक्सरसाइज करना होगा, तुम्हें मेरे अंडे को सहलाना भी होगा, समझे ना? विंग कहता है नहीं, वो गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, समझे तुम? तो वांगजी कहता है अच्छा, सच में? ट्रिपल। वो कहता है ठीक है मैं कर दूंगा, और इतना बोल करके वो पीछे हो जाता है। उसके बाद वो लोग क्लास में इन करते हैं तो वो कुछ लड़कियां जो गैंग्स थी जो विंग को परेशान किया हुआ था वो कहता है हे तुम, ये क्या है? हाँ, और सभी लोग देख के हंस रहे होते हैं। वांगजी तो इधर उधर मुड़ के देखता है, उसे तो पीछे का थोड़ी दिखाई देगा। फिर वो अपने शर्ट को खोलता है और पूरी बॉडी सबके सामने शो हो रही थी, सभी चिल्लाते हैं ओह माय गॉड, ऐसे करके चिल्ला रहे होते हैं। फिर वांगजी उस शर्ट को देखता है जहाँ पे पहले तो विंग का थोड़ा सा पाउडर लगा हुआ था, फिर वो लिप ग्लॉस का निशान बना हुआ था, और कहता है यू, और इतना बोल करके वो वैसे ही नंगा होकर के बाहर आता है, जो कि विंग हमारा अभी भी रोजा से बात करने में लगा हुआ था। वांगजी सीधे आता है और वो शर्ट विंग के ऊपर फेंकते हुए कहता है यू लिटिल सिट कम है। वांगजी की बात सुनने के बाद विंग आता है और कहता है हाँ क्या हुआ है? हाँ, वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर ये दाग छोड़ने की? तो विंग जब देखता है तो कहता है ओ सिट, और वो कहता है मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो तुम चल नहीं रहे थे तो मेरी तुमसे टक्कर हो गई, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ, आई प्रॉमिस मैंने कुछ नहीं किया, जानबूझ कर नहीं किया। वो कहता है अच्छा, इसे तुम ही साफ़ करोगे और मेरे लिए दूसरा खरीद के लाओगे? वो कहता है हाँ, मैं अभी कहाँ से खरीदने जाऊँ? कहता है कहीं से भी लेके आओ, लेकिन लेके आओ। इतना बोल करके वो उस शर्ट को फेंक करके चला जाता है और कहता है तुम्हारे पास ओनली फॉर आधा घंटा है। विंग जल्दी से अंदर जाता है, उस सभी बैग पर को पटकता है, अपना भी बैग रखता है और रोजा से कहता है मेरा सीट रख के रहना। वो भागता है मॉल की तरफ, वो दौड़ते दौड़ते जाता है, उसके लिए शर्ट खरीदता है, शर्ट खरीद के वापस आता है और उसको पकड़ाते हुए कहता है हाँ ये रहा तुम्हारा शर्ट, मैंने ले आया, जो मुझे समझ में आया वो मैं लेके आ गया, इसे पहन लो। और इतना बोल करके उसे दे देता है, ग्रीट करके वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद शिवांग कहते हैं अरे यार तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे हो उस बच्चे के साथ में, हमने तो ओनली फॉर शर्ट लगाई थी पर तुम तो उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो। हाँ, कहता है हाँ करना भी चाहिए, वो इतनी जल्दी मानेगा थोड़ी ना। हाँ, और इतना बोल करके वो शर्ट को देखता है जो कि शर्ट प्लेन ही था, पर उसे वो कलर बड़ा अच्छा लग रहा था जो कि ग्रे कलर का था। वो उसे पहन लेता है और उसे ऐसे स्निफ करके देख रहा होता है। उसके बाद वो क्लास अटेंड करने के लिए आता है जहाँ विंग और रोजा बैठे हुए थे, क्लास अटेंड कर रहे होते हैं। उसके बाद जाने टाइम पे विंग जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो वो बस जब बाहर जा रहा था कॉलेज से बाहर, तभी वहाँ पे वांगजी अपनी मोटरसाइकिल लेकर के वापस से उसके सामने आके लगा देता है। विंग जो कि जा रहा होता है देखते देखते तो अचानक से वो रुक जाता है और उसे देखे वो डरा हुआ था, ऑलरेडी था ही पहले ही। वांगजी सीधे उतरता है बड़े स्टाइल से बाइक से अपने हेलमेट को उसको फेंकते हुए, तो विंग कैच कर लेता है और कहता है चलो मेरे साथ। विंग कहता है कहाँ जाना है? मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। वांगजी उसके पास आता है और उसकी तरफ झुकते हुए, और विंग भी पीछे की तरफ झुक रहा था और कहता है मैं तुम्हारा रीफ करना चाहता हूँ, चलो भी, इतना बोल करके। और वो वांगजी विंग को ले जाता है अपने साथ में। विंग को ज़बरदस्ती बाइक पे बिठा लेता है, उसके बाद अपने अपार्टमेंट लेकर आता है और एज यूजुअल उसे आज फिर से हैंड से ही अपने हाथ एक्सरसाइज करवाता है और उसके हाथ एक्सरसाइज कराता है। वांगजी जो कि हैबिचुअल हो चुका था और वो विंग को इसी तरह से कभी परेशान करता था शर्ट को लेकर, कभी जानबूझ करके उसे अपने अपार्टमेंट ला करके घर के सारे काम करवाता था, सब कुछ करवाता था। और विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था इन सभी से। लगभग अब 7 दिन होने के आए थे और वांगजी लगातार उससे यही काम करा रहा था। कभी उसे शॉपिंग कराने ले जाता था। विंग उसके साथ रहते रहते जो कि अब उसको भी आदत लग चुकी थी और उसे बहुत गुस्सा भी आता था कि कंपोसिएट के नाम पे वो उससे ब्लोजअप करवाता है, मास्टरबेट करवाता है। ये क्या है, मतलब क्या है ये, क्या चल क्या रहा है? इसीलिए उसने सोच लिया था कि आज उसको वो छोड़ेगा नहीं। तो जब वो कर रहा होता है आज एज यूजुअली रोज़ की तरह, तो वो अपना फ़ोन चुपके से उठाता है, जो कि वांगजी इसे फील करने में इतना ज़्यादा खो चुका था कि उसे आइडिया ही नहीं था कि ये शैतान का बच्चा क्या कर रहा है। विंग फ़ोन निकालता है और वांगजी को ना ऐसे वाले वीडियो बना लेता है। उसके बाद वो बना करके चुपचाप से रख देता है। जब उसका काम ख़त्म हो जाता है और हैंड वॉश करने चला जाता है, तो वांगजी वैसी ही हालत में पीछे से वॉशरूम में आता है विंग के, और उसको ऐसे ही ग्रैब कर लेता है और उसके ऊपर से ही उसकी पूरी बॉडी को स्क्यूज करना स्टार्ट कर देता है। विंग तो 1 सेकेंड के लिए फ्लिंच हो उठा था और वो कांपती हुई वॉइस में कहता है ये तो क्या कर रहे हो? हाँ,
ओनली फॉर तुमने मुझे ब्लोज अप के लिए बोला था तो मैंने कर दिया, अभी ये क्या कर रहे हो? हाँ। वांग जी कहता है मैं सच में तुम्हारा रेप करना चाहता हूँ, यू लिटिल सेट। विंग कहता है नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता, प्लीज़ मुझसे दूर हो, हटो। और इतना बोल करके वो वांग जी को धक्का देने वाला होता है, लेकिन वांग जी कहाँ सुनता है। वांग जी उसके कपड़ों को जल्दी जल्दी से उसे मोड़ करके खोलना शुरू कर देता है। विंग कहता है नहीं छोड़ो मुझे, मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते वो। तो विंग उसको जब ऐसे कर रहा होता है तो वांग जी उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके हैंड को पीछे करता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है क्योंकि मैं इसे फील करना चाहता हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ। विंग कहता है क्या 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 मतलब? हाँ। तो वांग जी कहता है क्या तुम मेरा बीट वार्मर बनना चाहोगे? विंग कहता है तुम पागल हो गए हो और उसे वो धक्का दे देता है। वांग जी कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और वो साफ साफ झूठ बोल रहा था। विंग एकदम शॉक, वो उसको घूर के देख रहा होता है। वांग जी कहता है हाँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम अब बनना चाहोगे? और जब देखता है कि विंग कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो फ्रीजाइल खड़ा था और एकदम फ्रीज हो चुका था। और कल वाला वन शॉट में जो कि बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा था, यार मैं क्या करूँ, मेरे घर के लोग ना चले गए हैं पर अभी भी कुछ लोग हैं और बाहर में सब लोग बैठ के ना पार्टी कर रहे थे। मैं सबको बोल के आई थी कि थोड़ा आप लोग आवाज़ कम कीजिएगा, बट फिर भी किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मैं ना चाहते हुए भी उसी आवाज़ में रिकॉर्ड करना पड़ा मुझे। आई एम सॉरी, मैं क्या ही कर सकती हूँ। कभी कभी आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो प्लीज़, कल वाले वन शॉट के लिए। और नेक्स्ट जो भी सुनो प्लीज़ उस वन शॉट को हेडफोन यूज करना, आराम से शांतिपूर्वक स्लो में सुनना, तो मेरी वॉइस पक्का समझ में आएगी आप लोगों को, ठीक है ना? तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विंग जो कि अभी भी फ्रीजाइल खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हाँ बोले ना बोले क्या बोले। तब तक वांग जी आके कमांड ले चुका था और उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। किस करते करते उसकी पूरे बॉडी को वो मोलेस्ट करना भी स्टार्ट कर चुका था। उसकी पूरे बॉडी के ऊपर हाथ फिरा रहा था, उसे टेस्ट कर रहा था, उसे अच्छा फील करा रहा था। देखते देखते वांग जी विंग के सारे पैंट्स को उतार देता है, उसके कपड़े को रिमूव कर देता है और उसे आइसलैंड पे टिका देता है। उसके एक पैर को अपने शोल्डर के ऊपर रखता है। उसके बाद वो झुक जाता है और उसके हार्डी को अपने मुंह में लेके स्टॉक करना शुरू कर देता है। तब बचा करके विंग को होश आया था और वो उसे उसके शोल्डर से हटाते हुए कहता है ये सब क्या कर रहे हो, मुझे ये सब नहीं करना, मुझसे दूर रहो प्लीज़ 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 प्लीज़, मैं तो तुम्हारे टाइप का भी नहीं हूँ, देखो मुझे, मैं किस एंगल से तुम्हें वो सब करने वाला लग रहा हूँ, प्लीज़ ना मुझे छोड़ दो छोड़ दो। और वो बैक कर रहा होता है। वांग जी जो कि फुल ऑन लस्टी हो चुका था, वो हॉर्नीनेस से भर गया था। अभी उसके सामने कोई भी, विंग की जगह अगर कोई और भी होता तो वो उसके साथ भी वो रेप कर डालता। वांग जी अपने आप को ऊपर की तरफ उसे देखता है और कहता है प्लीज़ कैरी ऑन करो, वरना मुझसे बुरा अभी कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता। विंग थोड़ा घबराते हुए कहता है पर तुम तो रिलीज़ हो चुके हो ना, फिर दोबारा क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ दो ना प्लीज़। वांग जी एक हाथ आइसलैंड पे मारते हुए कहता है तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मतलब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग कहता है नहीं ऐसा तुम नहीं कर सकते, मैं वो, और वो उससे आगे बोलता। वांग जी कहता है चुप रहो और चुपचाप से इसे लो, वरना। उसके बाद वो दोबारा से उसकी हार्डी को स्टॉक करना शुरू कर देता है। विंग नहीं ऐसे की आवाज़ निकाल रहा होता है और वांग जी अपना काम कंटिन्यूअसली कर रहा होता है। फर्स्ट राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। वांग जी उसके बाद सीधे उसकी कमर को अपनी ओर खींचता है, उसके दोनों पैरों को अपने शोल्डर पे रखता है एंड देन उसकी बट होल के इनसाइड अपने हार्डी को धीरे धीरे करके पुश इन करता है, जिसकी वजह से विंग हमारा टैप को पकड़े हुए चिल्लाता है बहुत ज़ोर से और कहता है नहीं 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 नहीं, ये पेनफुल है पेनफुल है पेनफुल है, मुझे छोड़ दो प्लीज़ प्लीज़, मुझे छोड़ दो ना, मुझे नहीं हो रहा, मुझे छोड़ दो प्लीज़। और वो रो रहा होता है। वांग जी कहता है छोड़ दो, कैसे छोड़ दो, बताओ मुझे अभी ये सब कुछ करना है और तुम कह रहे छोड़ दो, कैसे? और इतना बोलने के साथ ही वो पूरा इन कर देता है। विंग एक जोरदार चीख निकालता है और कहता है तुम बहुत बड़े हो, तुमने मुझे, और वो ऐसे बोलकर रो रहा होता है। वांग जी उसके बाद कंटिन्यूअसली उसे थ्रस्टिंग देना शुरू कर देता है और देखते ही देखते 15 मिनट के बाद वो दोनों फाइनली ऑर्गेज़म तक थे। विंग को ये प्लेजर फील हो ही नहीं रहा था, क्योंकि विंग के साथ वांग जी ओनली फॉर अपनी बॉडी की नीडीनेस को पूरा कर रहा था और विंग को ये एक तरह से अजीब सा एहसास हो रहा था। उसे मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो किस मुसीबत में फंस गया और फाइनली आज उसका द लान वांग जी ने क्रियाक्रम कर दिया हुआ था।
उसके बाद जब वो फाइनली ऑर्गेज़म तक थे, हाँ जी, उसके ऊपर ऐसे ही निढाल था और उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। पसीना विंग के बॉडी के ऊपर गिर रहे थे, विंग की आँखों से आँसू निकल रहे थे और वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो करे भी तो क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था, इतना ज़्यादा रो रहा होता है। वांग जी जैसे ही उसे अलग होता है, विंग जल्दी जल्दी खड़ा होता है और अपने आप को क्लीन करना शुरू करता है। वांग जी उसे देख रहा होता है, एक डबल स्माइल दे रहा होता है। उसके बाद विंग अपने आप को जल्दी से क्लीन करने के बाद पूरा कपड़ा को वेयर करता है, जल्दी जल्दी जैसे तैसे करके बाहर भाग के आता है और बैग उठा के सीधा वांग जी को कुछ भी बोले बिना वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अपने अपार्टमेंट ना करके विंग बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ था वो ये सब करना नहीं चाहता था। 2 घंटा 3 घंटा वो शावर के नीचे बैठा हुआ था और खुद को रोते 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 वहीं पे मतलब बहुत बदहवास हो चुका था, बदहाल हो चुका था। जब साओ सिनचेंग लौटता है अपना क्लास ख़त्म करके, क्योंकि उसकी अलग पढ़ाई हो रही थी और इसकी अलग हो रही थी, तो देखता है कि विंग अपने रूम में नहीं है। फिर वो वॉशरूम ऑन करता है जहाँ विंग वैसे ही हालत में बैठा हुआ था। तो साओ सिनचेंग उसके पास जाते हुए कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? विंग कहता है, आपको कुछ भी नहीं, आज फिर से मुझे उन लोगों ने बुली किया, और वो नहीं बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। तो साओ सिनचेंग उसे समझा बुझा करके अच्छे से बाहर लाता है, उसके बालों को ड्राई करता है, उसके ऊपर कपड़ों को चेंज कर देता है और कहता है नीचे वाला भी चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप बना देता हूँ। विंग हाँ में मुंडी हिला देता है और उसके बाद वो सूप पी लेता है। उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, वो उस रात पढ़ाई भी नहीं करता और सो जाता है। अगले दिन साओ सिनचेंग बोलता है कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तुम नाश्ता करके चले जाना। तो विंग बोल देता है, हाँ मैं चला जाऊँगा। उसके बाद वो उठता है, बिना ब्रश व्रश किए कुल्ला करके सीधा वो जो सैंडविच बना के गया था साओ सिनचेंग, वो खा लेता है और वापस से आके बेड पे पेट के बल लेट जाता है। उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, तकिया में मुंडी गिरा करके वो बहुत रोता है, बहुत रोता है, क्योंकि ये सब क्या हो गया। वो तो ये नहीं चाह रहा था, वो कंपोसिएट करने के नाम पर उसके साथ मास्टरबेट तो वो कर रहा था ना, फिर भी उस आदमी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, ये सोच करके विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे करते हुए ना उस दिन भी वो ऐसे ही रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में वांग जी, जो कि वो ढूंढ रहा था विंग को, विंग कहीं नहीं मिलता। वांग जी कहता है, क्या कल वाला डोज इतना ज़्यादा हो गया था कि आज वो कॉलेज नहीं आया? सीरियसली, बट आई मिस यू माई लिटल सेट। इतना बोल करके वो अपने दोस्तों में लग जाता है, क्योंकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, एक 1 नाइट के स्टेन के बाद तो वो वैसे भी सबको भूल जाता था। वहीं विंग, जिसकी दुनिया उलट पुलट हो चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन अब तो वो किसी भी करके कॉलेज तो उसको जाना ही था, तो वो सुबह वाला क्लास को बंक मारता है एंड देन दूसरे वाले क्लास में जाता है और गलती से उसे प्रैक्टिकल वाले लैब में भेज दिया जाता है, जहाँ पे वो जब प्रैक्टिकल कर रहा होता है तभी वांग जी का पूरा गैंग आ जाता है। आने के साथ वो बैठ जाता है विंग के सामने, उसके मुंह में अभी भी स्टिक्स थे, उसने आँखों में सूरमा डाला हुआ था, उसके वही बड़े अजीब से हेयर स्टाइल, गले में वही पेंडेड था, जिसकी वजह से वो डैशिंग तो लग रहा था, साथ में बहुत ज़्यादा खतरनाक भी। विंग जैसे ही वांग जी को आके अपने सामने बैठते हुए देखता है, उसकी आंखें और मुंह दोनों खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि विंग वांग जी को देखता है, जो वांग जी अपने हेड पे 2 उंगली को टिकाए हुए, एक गाल पे था, 2 हेड पे था, और विंग को वो घूर रहा होता है। वांग जी उसको देखता है, उसकी गोल्डन आइज, विंग के ये इमेजिनेशन था, रेड में बदल चुकी है और वांग जी जिसे खा जाने वाली नज़रों के साथ उसे देख रहा था। तो वांग जी को देखने के बाद विंग को लग रहा था कि वो सच में कोई वैम्पायर बैठा हुआ है साक्षात, जो थोड़ी ही देर में उसके पास आएगा और खून पी जाएगा, और वो इमेजिनेशन कर रहा था। वांग जी अपनी सीट से उठता है एंड देन उसके नेक पे वो अपने बाइटिंग वाले टीथ को गरा देता है और उसके नेक से सारा खून निकाल के पी जाता है, जिस वजह से विंग सीधे जोर से चीख पड़ता है। अब उसके अचानक से चीखने की वजह से सारे क्लास के स्टूडेंट, साथ में टीचर, सभी उसको देखने लगते हैं। तो टीचर बोलता भी है, क्या हुआ है तुम्हें? आउट, आई सेड आउट। बेचारा विंग हमारा अपना बोरिया बिस्तर उठा करके बाहर आता है और वो कॉस करते हुए आ रहा था, हाँ ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, जब देखो तब वो मेरे सामने आ जाता है और मेरी हालत इतनी बुरी क्यों हो जाती है, मुझसे ये वो क्यों करवाता है, और वो पूरा का पूरा मुझे तो वैम्पायर लग रहा था, जो मेरा खून पीने के लिए आतुर रहता है एनी टाइम। और वो कॉस करते करते जा रहा था, उसे दिखाई नहीं देता कि सामने पेड़ है, और वो बोलते बोलते जा रहा था। जब भी उसकी पेड़ से टक्कर लगने वाली होती है, तभी वहाँ पे एल्विन आ जाता है और एल्विन उसके आगे हाथ रख देता है। विंग जब एल्विन को देखता है और उसे देखता है, तो एल्विन उसके माथे पे ऐसे टक करते हुए कहता है, हे यू लिटिल, कहाँ जा रहे हो?
अब वो कहता है तो तुम कौन हो? हाँ। तो एल्विन कहता है मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैंने देखा कि तुम इस पेड़ से टक्कर लगने वाले थे, इसी वजह से मैं तुम्हें पहचाने आ गया। वैसे हाय माय नेम इज़ एल्विन। तो विंग कहता है हाय माय नेम इज़ विंग, और वो दोनों एक दूसरे को इंटर करते हैं। और उसके बाद एल्विन उसे लेकर के आता है, एक चेयर पे बिठाता है, एक वाटर बोतल खरीद के लाता है, उसे पीने के लिए देता है और पूछता है व्हाट्सअप डूड, तुम परेशान लग रहे थे। तो विंग कहता है नहीं तो मैं परेशान नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा सा दुखी हूँ। इतना वो बोल ही रहा था तभी वहाँ पे रोजा आती है, और जब देखती है कि विंग रोजा से बातें कर रहा है तो वो सीधे आते हुए कहते विंग तुम इससे बातें क्यों कर रहे हो? हाँ। विंग कहता क्यों, क्या क्या कोई प्रॉब्लम है? तो रोजा कहती है हाँ ये लड़का ही प्रॉब्लम है, चलो यहाँ से। तभी वहाँ पे वांगजी भी आ जाता है, और जब देखता है कि रोजा, एल्विन और विंग एक साथ है, वांगजी को न जाने क्यों बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तमतमाते हुए आता है और विंग के हैंड को खींचते हुए वहाँ से लेके जाने लगता है। एक आर्ट रूम में ला करके उसको फेंकने के बाद कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हो उन लोगों के साथ रहने की? तुम उस लड़की के साथ रह रहे थे, काफ़ी नहीं है जो तुम अब उस लड़के के साथ भी रह रहे हो। अब विंग को तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। वो कहता आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, वो सब कुछ करने के बाद भी तुम ये सारी बातें कैसे कह सकते हो? तुम बहुत दुष्ट हो, स्वार्थी हो, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, मेरे बारे में, मेरी फीलिंग्स के बारे में एक बार भी सोचा नहीं। हाँ। वांगजी उसके पास आता है, अपने दोनों हैंड से उसके हेड को होल्ड करते हुए कहता है यू लिटिल वी, मैंने तुमसे कहा था ना आई लाइक यू, आई रियली लाइक यू, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मतलब कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, दैट्स इट, इसके आगे कुछ नहीं। इसलिए तुम उससे नहीं मिलोगे, ना ही बात करोगे, समझे ना? तभी वहाँ पे एल्विन आ जाता है और कहता है ओह रियली, क्या तुम उसे नहीं बताने वाले हो कि तुम हर किसी के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को चुरा लेते हो, उसके साथ वन नाइट स्पेंड करते हो एंड देन छोड़ देते हो? कहीं तुम इसके साथ भी तो वही करके नहीं छोड़ने वाले हो ना? वांगजी उसकी तरफ मुड़ते हुए उंगली दिखाते हुए कहता है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, माइंड योर लैंग्वेज, वरना तुम्हारी जुबान निकाल के उसका तिल का तार बना दूंगा मैं। एल्विन कहता है ओह रियली, मैं भी देखता हूँ कि अब ये मुझसे कैसे बचता है। और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। रिंग को तो समझ नहीं आ रहा था कि ये दो चूजे आपस में किस बारे में बात कर रहे हैं, कहीं इस अंडे का काम तमाम तो नहीं करेंगे ना वो? विंग ये सोच रहा था। और विंग चुपके से अपना बैग उठाता है और वहाँ से खसक जाता है। ये दोनों अभी भी लड़ने में लगे हुए थे। विंग भागते भागते कॉरिडोर से होते हुए अपने क्लास की रूम की तरफ चला जाता है। वो क्लास अटेंड करता है, और जब क्लास ख़त्म हो जाती है, टीचर चले जाते हैं, तो विंग अपना पानी लेने के लिए वो जैसे ही अपना वाटर बॉटल लेकर के बाहर आता है तो वो देखता है कि उस तरफ से वांगजी आ रहा होता है, जिसके हाथ में स्टिंग्स की बोतल थी और वो रेड कलर की बोतल थी। वांगजी उसको अपने मुंह में लेता है और जो लग जाते हैं ना लिक्विड, वो उसे साफ कर रहा होता है। विंग वापस से अपनी आँख को फाड़े वांगजी को देख रहा होता है। वांगजी उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता आ रहा होता है। विंग यहाँ पे फिर से देखता है कि वांगजी, जिसके पीछे बहुत बड़ा सा गाउन है और जिसने व्हाइट कलर के शर्ट्स पहने हुए हैं, नीचे पुराने ज़माने टाइप का पजामा पहन रखा हुआ है, उसके सर पे एक अजीब सा ताज है और उसके 2 दांत दिख रहे ड्रैकुला वाले, और उसकी तरफ वो आ रहा है। वांगजी सच में उसके करीब आता है, उसकी तरफ झुकता है, और विंग को लगता है कि वो उसके जो 2 ड्रैकुला वाला दांत है उसके गर्दन में वो चुहा देंगे। तो वांगजी उसकी तरफ झुकते हुए कहता है यू लिटिल वी, तुम मुझे छोड़ के कैसे आ गए? हाँ। विंग इतना सुनता ही है कि वो तो अपनी इमेजिनेशन में खोया हुआ था ना। एक जोरदार चीख मारता है और वांगजी को धक्का दे देता है, जिससे वांगजी नीचे गिरता है, और वहाँ से वो विंग उल्टे पैर भाग जाता है दूसरे क्लासरूम की तरफ। और भागकर आते ही जैसे ही वो डेस्क के टकराता है, क्योंकि आगे में तो वही रहता है ना टीचर वाला डेस्क, उसे टकराता है, तभी वो देखता है पीछे से जो कि वांगजी वापस से वहाँ आ चुका था। विंग जब देखता है कि वांगजी आ चुका है तो वो धड़ाम से वहीं बैठ जाता है, कहता है नहीं, और अपने हाथों को क्रॉस करके वो बचने का पोजीशन बना रहा होता है। वांगजी उसके पास आता है और एक पैर के ऊपर अपने हाथ को टिकाते हुए बड़े स्टाइल से उसकी ओर मुड़ते हुए कहता है यू लिटिल वी, ये लो मेरा नोटबुक और इस असाइनमेंट को कंप्लीट करके मेरे लिए लेके आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे। फिर भी वो वांगजी का असाइनमेंट वाला पेपर ले लेता है और वहाँ से लेकर के वो सीधे वापस से उल्टे पैर भाग जाता है। उसका उस दिन का क्लास तो पूरा बेकार ही गया था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी से उस असाइनमेंट को अपने बैग में भरता है और कॉलेज से 9-11 फुर
अपने अपार्टमेंट ना करके कलेजे पे हाथ लेकर के दूर से लग के बैठ जाता, कहता है किस घड़ी में गगन ने मुझे यहाँ एडमिशन करके भेजा, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ पे बहुत बुरे बुरे लोग हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और वो ऐसा बोल रहा होता है। तभी कहता असाइनमेंट असाइनमेंट असाइनमेंट, क्या करूँ मैं। और उस असाइनमेंट के चक्कर में विंग 2 दिन तक कॉलेज नहीं जाता है। वांग जी जो कि 2 दिन में विंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, क्योंकि उसको टीच करना बहुत अच्छा लग रहा था। और इन 2 दिनों में 3 दिनों से वांग जी ने विंग को अपने अपार्टमेंट भी लेके नहीं गया था। जब से उन दोनों के बीच सेक्स हुआ था उसके बाद उसने वो भी नहीं किया था, और वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा था। तो सुयांग उससे कहता है तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखाई देते हो, क्या बात है, हाँ कहीं तुमने वो टास्क पूरा तो नहीं कर लिया है ना। तो वांग जी कह देता है हाँ मैंने उसके साथ 1 नाइट स्पेंड तो कर लिया है, अब मुझे फिर से करना है। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ चुके थे। तो नीहसेंग कहता है क्या कहा तुमने, तुम्हें फिर से करना है, तुम शायद भूल गए हो कि तुम दो लानवांग जी एक बार नाइट स्पेंड करने के बाद दूसरी बार उसे टच भी नहीं करते, तुम्हें फिर से करना है। तो वांग जी कहता उसमें बात तो है कुछ, वो दिखता बहन जी टाइप है, भूंदू लगता है, हाँ, दिमाग से पैदल है, और उसकी ड्रेसिंग सेंस और स्टाइल तो बिल्कुल 90s के ज़माने के हैं, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और लाजवाब है। इतना बोल करके वो अपने लिप्स के ऊपर हाथ फिरा रहा होता है। उसके इस डेविल अवतार को देख करके उन लोगों के भी आंखें शौक के मारे बाहर आने वाली होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ 2 दिन बीत चुका था, लेकिन वांग जी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। बीच बीच में वो उसे याद आ रहा था कि हाँ वो होता तो मैं उसे ऐसे परेशान करता, लेकिन क्या ही कर सकते थे। 2 दिन बाद जब विंग कॉलेज आता है तो असाइनमेंट का पेपर लेकर के आता है और वांग जी को दे देकर कहता है ये मैंने कर दिया, ये रहा आपका असाइनमेंट। तो वांग जी कहता है गुड। फिर वो चेक करता है तो सच में विंग ने पूरा कंप्लीट किया हुआ था। उसके बाद वो जब जा रहा होता है तो विंग को कहता है वांग जी हे ठहरो, यू लिटिल विंग, मेरे लिए ड्रिंक्स बाय करके लाओ, और तुम्हें तो पता है मैं कौन सा ड्रिंक पीता हूँ। तो विंग कहता है जी लेके आता हूँ। उसके बाद वो बाहर आता है और 1-2 फोर्स को ऐसे लतियाते हुए कहता है हाँ मुझे पता है तुम जॉम्बी कहीं के, खून पीने वाले खूनी दरिंदे राक्षस कहीं के, मेरा भी खून न पी जाओ तुम। और इतना बोलते हुए वो जाता है, उसके लिए वही ड्रिंक्स बाय करके लाता है और उसको पकड़ा देता है। उसके बाद अपने सीट पे बैठ जाता है। रोजा से वो बातें कर रहा था और वांग जी उसको घूर घूर के देख रहा होता है। जब वो क्लास अटेंड खत्म हो जाता है, जो आज उसके 3 घंटे का लेक्चर था और सारे असाइनमेंट को सबमिट करना था, सारे असाइनमेंट को सबमिट करने के बाद वांग जी विंग को वापस से अपने घर लेकर के आता है। और घर लाने के बाद वो कहता है यहीं रुको मैं अभी आता हूँ। वांग जी अंदर जाता है, अपने ड्रेस को चेंज करता है और वो निकर पहन के और शर्ट खोल के बाहर आता है और एक सिगरेट जलाते जलाते आ रहा होता है। विंग को जो कि सिगरेट के स्मेल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए उसके मुँह से वो सिगरेट निकाल करके कूच देता है पैर से और कहता है तुम्हें पता नहीं है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए। वांग जी को थोड़ा गुस्सा तो आया था, पर उसकी इस नॉनसेंस और क्यूट वाली बातें सुनकर उसकी तरफ देखते हुए कहता तो तुम्हें मेरे हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो विंग कहता है नहीं मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मैं तो बस बता रहा हूँ कहीं तुम्हारे फेफड़े उसमें टार ना भर जाए और तुम 30 साल की उम्र में करते फिरोगे। हाँ, और इतना बोल करके वो पीछे होने वाला होता था। वांग जी कहता तुम्हारी जवान कुछ ज़्यादा नहीं चलती, ऐसे तुम्हारे हाथ और मुंह चलने चाहिए, समझे ना। और चलो कंपोजिट कर जल्दी से चलो चलो चलो। और इतना बोल करके वांग जी टांग हाथ पसार के बैठ जाता है। विंग बेचारा वापस अपना बैग उतारता है, अपने शर्ट्स के लीज को ऊपर करता है और उसके पास आता है, अपने घुटनों पे बैठ जाता है और उसके पैंट्स को वो खोलना स्टार्ट कर देता है, मतलब नीचे करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी कहता है इतना स्लो, वो फटाक से अपने हाडी को बाहर निकाल देता है और अपने हाथ को दोनों तरफ फैला के आराम से वो बैठा हुआ था। विंग दोबारा से उसके पूरे हाडी को हाथ में लेता है। तो वांग जी कहता है अरे नहीं मेरे अंडे को भी टच करो, तुम्हें पता है ये काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। वांग जी के ऐसा कहने के बाद बेचारा विंग हमारा उसे भी टच करता है, उसके हाडी को भी टच कर रहा होता है, स्क्यूच कर रहा होता है, जिससे वांग जी दोबारा से हॉर्नीनेस से भर रहा होता है उसके बॉडी में। और राजेशन और सेंसेशन एक दोनों एक साथ ही काम कर रहे थे। और अभी भी आप लोगों को नीचे ना आवाज़ सुनाई आ रही होगी। मैं क्या ही करूँ यार, मेरे घर पे ना कोई आ ही जा रहा है, मैं उसको भगा नहीं सकती ना। मैं क्या करूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पता है अभी 9:30 बज रहे हैं, फिर भी बाहर में बैठ के ये लोग बातें कर रहे हैं। खैर छोड़ो, मैं कहाँ थी, हाँ याद आया। ऐसा करने के बाद, एक्सक्यूज करने के बाद विंग उसके बाद उसे हैंड से ब्लोज अप करना स्टार्ट कर देता है। तो वांग जी कहता है नहीं मुझे माउथ से करो, स्टॉप करो इसे। विंग कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता। वांग जी कहता है मैंने कहा ना करो, मतलब करो। फिर विंग उसे मुंह में लेता, उसे अजीब लग रहा था और उसे उल्टी जैसा मन कर रहा था। वांग जी कहता क्या ये डर्टी है,
हाँ क्या ये डॉटी है? और इतना बोलकर उसके बालों को पकड़ता और सीधे उसके मुंह में घुसा देता है और खुद से ही उसे स्टॉक करने लगता है। वांग जी जब ऐसा कर रहा था तो विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और वो थाई को धक्का देते हुए सीधे दूसरी तरफ ना बहुत सारा सलाइवा जो था वो बाहर निकाल देता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो विंग को उठाकर सीधे सोफे पर फेंक देता और कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? हाँ। उसके बाद उसके कपड़े को खोलता नहीं है, रहम नहीं करता, उसके कपड़ों को फाड़ डालता है, उसके पैंट्स को ज़बरदस्ती रिमूव करता है, जिस वजह से वेल टूल की वजह से जब खोल रहा था तो उसको चोट लग गई थी उसके हैंड्स में, उसके कमर में। उसको नीचे करता, पूरा ओपन भी नहीं करता, पूरा उतारता भी नहीं, नीचे करता है, उसे पलटता है एंड देन बैक की तरफ से उसे फक करना, ब्रूटल तरीके से कह सकते हैं, ज़बरदस्ती अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वांग जी उसे बिना कुछ प्रिपेयर किए, वार्निंग दिए, सीधे इन करके उसे फक करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से विंग बहुत ज़्यादा चीखता है क्योंकि उसके ब्लड आने लगे थे और वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और अपने हाथ को पटक रहा था सोफा पे और बैक कर रहा था वांग जी से कि प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो। वांग जी कंटिन्यूअसली उसे थ्रस्टिंग कर रहा था, उसे मूव ऑन कर रहा था, उसे फक कर रहा था बहुत ज़्यादा। वांग जी बिना रहम दिखाए, बिना मर्सी किए उसके साथ ये सब कर रहा था, इंटीमेट हो रहा था और वो कम से कम 4 राउंड तक कंटिन्यूअसली वो ऐसे करता है। 2 घंटे का मशक्क़त के बाद वो उसके ऊपर पड़ा हुआ था और आखिरी स्पर्म रिलीज़ होने तक वो उसके ऊपर से हटता है और वो स्वेटिंग से भरा हुआ था। उठने के बाद वो उठता है और सीधे शावर लेने के लिए रूम में चला जाता है। विंग को सच में अब लग रहा था कि वांग जी ने उसका बलात्कार कर दिया है और वो उठता है, जैसे ही बैठता है सारा लिक्विड बाहर आ जाता है। उसे बहुत ज़्यादा घिन आ रही थी और उसे मरने का मन कर रहा था। वो अपने कपड़ों को पहनता है जो कि उसे ब्लडिंग आ रही थी, फिर भी उसी हालत में वो पहनता है और जैसे तैसे करके उस अपार्टमेंट से बाहर आता है। बाहर आने के बाद टैक्सी लेता है और घर आता है। रूम तक आते आते विंग बेहोश, अंदर डोर ओपन करते साथ ही धराम पे फर्श पे बेहोश। साओ सिंचेंग उस समय घर पर ही था। जब विंग की ऐसे हालत देखता है वो बहुत ज़्यादा डर गया था। वो विंग को उठाता है, विंग नहीं उठता है। वो जल्दी जल्दी कॉल करता है एम्बुलेंस को 101 पे। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उसे एडमिट करा दिया जाता है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं और पूरा ओटी में था वो और सब कुछ क्लीन कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वांग जी कुछ देर की शावर लेने के बाद बाहर आता है तो वो आवाज़ लगाता है, हे यू लिटिल वी, हियर आर यू। जब देखता है कि विंग कहीं नहीं है वो शॉक हो गया था और वो इधर उधर नज़र देखता है, कहीं नहीं। वो वहाँ आता है तो देखता है सोफे के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लड के स्टेन थे, नीचे ब्लड था। फिर वो देखता है ब्लड को तो उसे डोर की तरफ ब्लड भी देखता, कहता है यू तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। और वो ऐसा बोलते हुए कपड़े को जल्दी जल्दी टी शर्ट वेयर करते हुए बाहर आता है कि वो उसे दिख जाए, पर उसे कहीं नहीं दिखता और उसे पता भी नहीं था कि मैं कहाँ रहता था। मतलब उसे इसके बारे में कभी उसने जानने की कोशिश ही नहीं की, तो उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि आखिरकार वो रहता कहाँ है। वो ऐसा करते हुए वापस से अपने अपार्टमेंट आ जाता है और सोफे को 2-3-4 लात लगाते हुए कहता है, तुम्हें तो मैं कल बताता हूँ, तुम्हारे साथ तो मुझे और भी बहुत कुछ करना चाहिए था। इतना बोल करके वापस से वो सब क्लीन करने में वो लग जाता है क्योंकि उसने किया था तो करेगा भी तो वही क्लीन। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर बाहर आते हुए साउथ सिंचक पर चिल्लाते हुए कहता है, हाँ, अपने बॉयफ्रेंड का ध्यान नहीं रख सकते तो इसके साथ ये सब करते क्यों हैं? तुमने उसको तो लगभग मार ही डाला था। इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है उसका कि वो अभी कॉन्शियस ही नहीं आ रहा है, उसे होश नहीं आ रहा, उसे बहुत सारा ब्लड चाहिए। साओ सिंचेंग कहता है, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसका भाई हूँ। तो डॉक्टर थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया था और कहता क्या मतलब? फिर कहता हाँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। और मुझे बताइए क्या हुआ है? तो कहता है उसे ब्लड नहीं, उसने ब्लड बहुत सारा लॉस कर दिया है, उसे ब्लड चाहिए वरना वो ठीक नहीं हो सकता, उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। और उसके बाद कहता है फॉर्म फिलअप करके आइए। उसके बाद साओ सिंचेंग फॉर्म फिलअप करने जाता है और जियांग चेंग को कॉल कर देता है। हैंड टू हैंड करके जियांग चेंग प्राइवेट जेट लेकर के वापस से ऑस्ट्रेलिया आता है और जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो लगभग 1 घंटा बीत चुका था। वो आता है तो साओ सिंचेंग को गला को पकड़ते हुए कहता है, मैंने कहा था ना मेरे भाई का ध्यान रखना, तुमने रखा क्यों नहीं? साओ सिंचेंग रोते हुए बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है नहीं हुआ है। तभी डॉक्टर निकल के आते हुए कहते हैं इसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, प्लीज़ कुछ कीजिए। तो जियांग चेंग कहता है मेरा ब्लड और उसका ब्लड सेम ही है, मेरा ब्लड चढ़ा दो। फिर जियांग चेंग अंदर जाता है, विंग को ब्लड देता है। उसके बाद वो जा के नॉर्मल हुआ था। वो बाहर आता है और साओ सिंचेंग को घूर घूर के देख रहा था, कहता है मुझे कॉलेज के बारे में सब कुछ जानना है। तो साओ सिंचेंग कहता है उसने कभी कुछ बताया नहीं कॉलेज के बारे में, तो हम कैसे जानेंगे? और ऊपर से ये हमारा कंट्री नहीं है कि हम पावर का यूज करें और
जियांगचिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था साओसिन के ऊपर भी और विंग के ऊपर भी। वो कहता ठीक है, हम अभी के अभी चाइना चल रहे हैं। उसके बाद वो इमरजेंसी में आनन फानन में प्राइवेट जेट को जो जिससे आया था उसी में विंग को ट्रांसफ़र करता है डॉक्टर की एक पूरी टीम के साथ में, और वो चाइना के लिए रवाना हो चुकी थी। वही एक सवा घंटे के बाद वो लोग चाइना के बहुत बड़े हॉस्पिटल में थे जो कि लैंस को ही बिलोंग करता है। वो उसी हॉस्पिटल में था। विंग को एडमिट कराया गया था इमरजेंसी के तौर पे, और जो सीजन थे वही विंग का इलाज कर रहे थे उन डॉक्टर की टीम के साथ में। विंग को वापस से ब्लड चढ़ाया गया था, उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया था, और विंग को अभी तक होश नहीं आया था। उसके पूरे फैमिली की मैडम यू, जियांग फेमिया, जियांगचिंग और रियाली, साओसिन का बॉयफ्रेंड, अब सॉन्गलैन जो था वो सब वहाँ पे थे, और सब लोग वहाँ वेट कर रहे थे क्योंकि सॉन्गलैन जियांगचिंग के साथ में काम करता था, और साओसिन और विंग गए थे ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने के लिए, आगे की बिजनेस स्टडी के लिए 1 साल का कोर्स करने के लिए। वो वहाँ पे सभी लोग थे। लगभग 6 घंटे बीत चुके थे और विंग को अभी तक होश नहीं आया था। 7वां घंटा बीतने को था और सभी लोग अपने सर पे हाथ लेके बैठे थे कि अगर बच्चे को होश नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। जियांगचिंग को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो अंदर जाता है और जा करके उसे ऐसे झल्लाते हुए उसे उठाते हुए कहता है, तुम अगर होश में नहीं आए ना तो तुम्हारा ये गग्गा पूरी दुनिया को आग लगा देगा। विंग उठो, होश में आओ, उठो तुम। उसको बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, बहुत कुछ कहता है। 15 मिनट के बाद विंग धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करता है और कहता है, गग्गा गग्गा गग्गा। जियांगचिंग अपने भाई को हक कर लेता है और कहता है, मेरा बच्चा, तुमने आंखें खोल दिया। मैं तो मर ही जाता अगर तुम आंखें नहीं खोलते तो। ऐसा क्यों किया तुमने, मुझे बताओ। हाँ, क्यों किया, क्यों? और ऐसा बोलते हुए वो उसे गले लगाकर रोना शुरू कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे करके सभी लोग बोलते हैं और मिलते हैं, और सभी लोग उससे मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, और उन्हें अच्छा भी लग रहा होता है, और वो उनसे पूछना चाहते थे, लेकिन विंग की ऐसी हालत नहीं थी कि वो कुछ बता पाता या कुछ कह पाता। इसी वजह से वो चुपचाप से उसे ऐसी ही हालत में छोड़ देता है, और अजान हो रहा है। थोड़ी देर आराम करने के बाद सभी फैमिली वाले उसे सोने के लिए छोड़ देते हैं। धीरे धीरे करके विंग रिकवर हो रहा था। पूरे 4 दिन बीत चुके थे, और 4 दिन से सभी लोग उसके फैमिली वाले उन लोगों के साथ थे। ऐसे करते हुए धीरे धीरे इसका दिन बीत रहा था और वो चाइना आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, जो कि विंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था इन 4 दिनों में, क्योंकि उसने वो जो कुछ किया था उसके बाद उसे थोड़ा सा भी रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं हुआ था। पर अगले दिन जब विंग नहीं आया था तो उसको पहले थोड़ा गुस्सा आया, तो वो ज़्यादा माइंड नहीं करता क्योंकि वैसे भी उसने शर्त लगाई हुई थी। उस हिसाब से वो शर्त जीत चुका था। वहीं जब वो सुयांग को बताता है कि वो शर्त जीत चुका है और तुम्हारे कहने के अनुसार अब मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हारा कहना मान लिया। सुयांग लोग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि जहाँ तक सबको पता है कि वांग जी ओनली फॉर 1 नाइट स्पेंड करता है, लेकिन वांग जी ने उसके साथ दोबारा किया। वो थोड़ा सा गुस्सा होते हुए सुयांग वांग जी से कहता भी है कि तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें बस 1 नाइट स्पेंड करना है, फिर तुमने दोबारा से उसके साथ ये सब कुछ क्यों किया? वांग जी कहता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था, पर मैंने बस कर दिया, और मैंने क्यों किया ये मत पूछना तुम। उसके बाद वांग जी, जो कि बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ था, वो वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे करते हुए वहाँ पे भी 6-7 दिन बीत गए हुए थे। रोज़ा एक दिन आती है और वांग जी को एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है, तुम जैसे जाहिल और गंवार इंसान की वजह से आज मैंने वापस से अपने एक दोस्त को खो दिया। तो वांग जी उसका गला दबोचते हुए कहता है, क्यों, तुम्हें उस पर क्रश आ गया है तो भूल जाना, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। तो रोज़ा हंसते हुए कहती है, ओह रियली, 1 नाइट स्पेंड करने वाला इंसान भी किसी को पसंद कर सकता है क्या? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ओनली फॉर एक फक बॉडी चाहिए जो कि तुम्हारा बेड वार्मर बन सके, और तुम उसे कहीं का ना छोड़ो और रास्ते पे लाके छोड़ दो। हाँ, इतना बोल करके रोजा उसके हैंड को हटाते और वहाँ से चले जाती है। अब जा कर के वांग जी को रियलाइज हुआ था कि नहीं, सच में वो विंग को शायद से लाइक करने लगा है। पहले तो नहीं, लेकिन अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जिम में आकर के पंचिंग बैग के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाल रहा होता है। नीहसेंग, सोयांग और वेंचाओ सब आते हैं और कहते हैं कि हे बडी, तुम्हें उससे जाके बात करनी चाहिए और उससे माफ़ी मांगना चाहिए। देखो 7 दिन से प्लस हो गए हैं और वो कॉलेज नहीं आ रहा है। तो वांग जी कहता है, मुझे उसका एड्रेस नहीं पता है, वो कहाँ रहता है? तो नीहसेंग कहता है, मैं ढूंढ के लाता हूँ। फिर वो उसी कॉलेज में जो डीन होता है तो वहाँ पे एड्रेस दिया जाता है ना,
तो वहाँ से जैसे तैसे करके वो निकाल के लाके देता है वांग जी, और सभी लोग वहाँ जाते हैं। वांग जी जब उस रूम पे जाता है तो देखता है कि वो रूम खाली है, मतलब वो एक अपार्टमेंट ही था, वो खाली था। बगल वाले से पूछते हैं तो बगल वाला बोल देता है कि वो तो 7 दिन पहले ही यहाँ से चले गए थे और यहाँ पे कुछ भी नहीं है उनका। अब वांग जी को चैन नहीं पड़ रहा था, इसीलिए वो कहता है हाँ, विंग मैं वापस आ रहा हूँ। अब वहीं इस तरफ विंग, जो कि एक बुत बन गया था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, ना किसी से बात करता था, ना हंसता था, कुछ भी नहीं एकदम। एक तो वैसे ही विंग थोड़ा सा डरा डरा सहमा सहमा सा रहता था, ज़्यादा किसी से क्लोज नहीं जाता था, बहुत कम बात करता था और अपने काम से काम रखता था। वैसे वो चीयरफुल पर्सन था और क्लोज फ्रेंड के साथ में वो कंफर्टेबल हो पाता था, बाहरी लोगों के लिए नहीं। लेकिन अब तो वो पूरा ही शांत हो गया था, खामोश, एकदम ठंडा। सीजन उसके पास रेगुलर विजिट के तौर पे आते हुए उसे पूछते हैं, हे क्या हुआ बेबी को, बेबी इतना ज़्यादा उदास क्यों है। विंग सीजन को ओनली फॉर देखते हैं और यहाँ पे किसी को पता नहीं है कि ये उसका भाई है, वाटेवर जो भी। सीजन एक डॉक्टर है, वो विंग का इलाज कर रहे हैं, दैट्स इट। विंग उसे देखता है और कहता है कुछ नहीं डॉक्टर, मैं ठीक हूँ, मुझे बस मरने का मन कर रहा है। उस शख्स ने मुझसे एक बार भी परमिशन नहीं लिया और उसने मेरा रेप कर दिया। बस रीज़न मुझे नहीं पता। उसने एक बार कहा था कि मैंने तुम्हें किस किया क्योंकि मैंने शर्त लगाई थी। क्या वो मेरे साथ ये सब कर रहा होगा शर्त की वजह से डॉक्टर। सीजन को उसकी बात सुन करके बहुत ज़्यादा दुखी और रोना भी आ रहा होता है। वो विंग को ऐसे कंसोल करते हुए कहता है नहीं, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी गलत हुआ है और जो को भी इसने किया है उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। विंग इतना बोल करके उसकी दवाई ववाई को चेकआउट करता है, उसके सभी चीज़ों को नॉर्मल जो कुछ भी होता है वो चेक करने के बाद वहाँ से वो चला जाता है। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो उसकी मॉम थी जियांग चैंग और जो जियांग फेमियान थे, वो सभी आते हैं विंग से मिलने के लिए। मॉम और जियांग फेमियान दोनों पूछ चुके थे विंग से कि क्या हुआ है, लेकिन विंग कुछ भी नहीं बताता। उन दोनों के विजिट आवर ख़त्म होने के बाद जियांग चैंग अभी भी विंग के पास था। वहाँ पे साओ सिनचेंग भी था, सोंगलान भी था। जियांग चैंग सोंगलान पे कहता है अपने बॉयफ्रेंड से पूछो कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ है, वरना मैं मार डालूंगा इसे। जियांग चैंग को इस तरह से गुस्सा करते हुए विंग कहता है कगा प्लीज़ उसे कुछ मत कीजिए ना, मेरी गलती थी, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ था, मुझे उसके साथ वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मैं अगर एक्शन लिया होता तो मेरे साथ ये सब नहीं होता गगा, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। और वो रोते हुए बोल रहा था। जियांग चैंग अपने भाई को गले लगाते हुए कहता है ओके ओके कोई ना मेरा बच्चा, कोई ना, आज के बाद मैं नहीं चिल्लाऊंगा तुम पर और ना ही साओ सिनचेंग पर, किसी पे नहीं चिल्लाऊंगा। जब तुम्हारा मन करे तो मुझे बता देना, प्लीज़ मुझे बता देना मेरे भाई। विंग कहता है गगा मुझे किसी से नहीं मिलना, कहीं नहीं जाना, मैं हमेशा यहीं रह सकता हूँ क्या। जियांग चैंग का दिल तो फट के बाहर आने वाला था। कहता है हाँ मेरा बच्चा कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। और इतना बोल करके वो विंग को कंसोल कर रहा था। ऐसे करते हुए 2 महीने बीत गए थे और विंग 1 ही महीने में वो घर आ गया था, लेकिन अब वो घर आने के बाद धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। उसके बाद वो पहले तो अपने कमरे से बाहर नहीं आता था, पर धीरे धीरे करके वो हॉल में आना, मॉम से थोड़ा बहुत बातें करना, डैड से बातें करना, कभी कभी सोंगलान और साओ सिनचेंग भी आते थे तो उन लोगों से भी वो बात करता था। साओ सिनचेंग उसे हंसाने का कोशिश करता था, लेकिन विंग का वही ठंडा रिएक्शन, वो हंसता ही नहीं था। उसे बहुत ज़्यादा बुरा उन लोगों के लिए कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, लेकिन वो क्या ही कर सकता था, उसके अंदर इतना घाव था। वहीं वांग जी 2 महीने में चाइना तो लौट आया था, लेकिन वो विंग को ढूंढ रहा था। विंग उसे कहीं नहीं मिलता है, कहीं पे भी नहीं मिलता है और वो पागलों की तरह विंग को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि इन 2 महीने में वांग जी पूरा बौखलाया हुआ सांड लग रहा था, क्योंकि उसे अब रिग्रेट हो रहा था। हाँ पहली बार तो उसने जब किया था उसे फ़र्क नहीं पड़ा था, पर दूसरी बार जो उसने किया था वो तो गलत था, क्योंकि उसने उसका तो चीट हरा नहीं कर डाला था। इसलिए वो पछता रहा था कि नहीं, कम से कम अपने लस्टफुल होने के चक्कर में उसे दूसरे सामने वाले पर्सन के बारे में सोचना चाहिए था। और कई बार वो खुद को सज़ा दे चुका था, कितनी बार वो खुद को हॉट भी कर चुका था, कितनी बार तो वो मतलब अपने आप को सुसाइड करने का ट्राई भी कर चुका था, लेकिन वो कर नहीं पाता था। और ये बात उसके भाई नोटिस कर लेते हैं। तो सीचेन उसके पास आते हुए कहता है वांग जी क्या हुआ है तुम्हें, हाँ मुझे बताओ। तो सीचेन
की बात सुनने के बाद वांग जी, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, वो सारी बात बता देता है, किस तरह से विंग से वो मिला, क्या शर्त लगी थी, क्या क्या हुआ था, वो सभी थिंग्स वो बता देता है। सीचन को तो पता था क्योंकि वांग जी ने विंग नाम लिया था। सीचन एक थप्पड़ खींच के लगाते हैं तो वांग जी कहता है गगा। सीचन एक और थप्पड़ खींच के लगाते हैं। वांग जी दोबारा से अपना गाल पकड़ते हुए कहता है गगा, ये आप क्या कर रहे हैं। सीचन दूसरे हाथ से वो उसे एक थप्पड़ और लगाते हुए कहते, ये क्या किया तुमने उस बच्चे के साथ। हाँ, तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो वांग जी, तुम एक दरिंदा इंसान, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अभी वहाँ पे चेंगोजून, किरैन और उसकी मॉम क्रिस्टल झांग सब आ चुकी थी और आते ही कहती है, सीचन ये क्या हो रहा है और तुम वांग जी को ऐसे थप्पड़ क्यों लगा रहे हो। तो सीचन सारी बात बता देते हैं और कहते हैं कि फेमियांग अंकल के बेटे विंग के साथ वांग जी ने क्या किया है। वो ऑल टू जेड हिस्ट्री बता देते हैं, जिस वजह से उसके डैड आते हैं और वांग जी को एक थप्पड़ खींच के लगाते हुए कहते हैं, मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे बेटे हो, एक शर्त के चक्कर में उस मासूम से बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने। तुम्हें तो अगर वो माफ़ कर भी देना, लेकिन हम लोग तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, तुम्हें अपनी गलती खुद कबूल करनी होगी। और इतना बोल करके वो सभी लोग कार में बैठते हैं और जियांग हाउस आते हैं। जियांग हाउस में छोटा सा गेट टुगेदर रखा हुआ था। जियांग चेंग ने एक डील क्रैक किया था, जिस खुशी में ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ बिजनेसमैन, कुछ पर्सनल लोग, कुछ उसके रिलेटिव्स और उनके होल फैमिली मेम्बर थे, जिसमें विंग एक सोफे पे बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे लेंस के पूरा कड़वा आता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग चौंक गए थे, क्योंकि वो लोग छोटा सा पार्टी अरेंज किए हुए थे, छोटा सा गेट टुगेदर था, ज़्यादा लोग थे नहीं। तो जब स्टाफ आके अंदर बताता है तो सभी लोग चौंक गए थे और होल फैमिली बाहर आई थी। पूरी फैमिली, उन लोगों की पूरी फैमिली को लेकर के अंदर आती है। अंदर आने के साथ ही जियांग फेमियांग कहते हैं, मिस्टर चेंगो जेंग, मिस्टर किरैन, आप लोग यहाँ। और फिर वो सीचन को देखते हुए कहते हैं, ओह डॉक्टर आप यहाँ। तो जियांग चेंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ, तो सीचन कहता है, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जियांग चेंग कहता कि किस बात की माफ़ी। हाँ, तो वो अपने भाई को सबके सामने में लाता और कहता है, ये है तुम्हारा गुनहगार, कल्प्रिट है वो तुम्हारा, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो जियांग चेंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जब विंग देखता है तो कहता है, वांग जी। जब वांग जी की वॉइस सुनती है तो पूरा घर सन्नाटा। सभी लोग विंग को देख रहे थे और वांग जी को देख रहे थे। वांग जी जब विंग को देखता है तो वो अपनी ही जगह पे फ्रीजाइल खड़ा लड़खड़ाने वाला होता है और कहता है, विंग मैंने तुम्हें कितना मिस किया। और वो भाग कर सीधे जाता है और विंग को गले लगा लेता है। विंग जैसे ही उसे टच करता है वांग जी, वो उसे दूर करते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं मैं वो सब नहीं करना चाहता, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और वो पैनिक करने लगता है बहुत ज़्यादा, कहता है, छोड़ो 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 मुझे, नहीं नहीं नहीं। और वो बहुत रो रहा होता है। वांग जी उसे कहता है, रिलैक्स रिलैक्स, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। हाँ आई सॉरी, मैं कुछ नहीं करूँगा। वही देखो मेरी तरफ देखो, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वांग जी को विंग धक्का दे देता है और भागते हुए जियांग चेंग के पास जाकर छुप जाता है, कहता है, गगा 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 गगा। और ऐसा बोल करके उसके सांसें उखड़ रही होती है। सीचन उसे जल्दी से कहता है, इसे एयर पंप देना होगा और उसे जल्दी से ज़मीन पे लिटा देता है। उसके कपड़ों को खोल करके उसे एयर पंप देना शुरू करता है। तब जाकर के विंग नॉर्मल होता है और नॉर्मल होने के साथ बेहोश हो जाता है। सीचन उसे चेक करते हुए कहता है, ये पैनिक होने की वजह से बेहोश हुआ है। उसे उठा करके उसके कमरे में लिटा करके जियांग चेंग आता है। नीचे आने के साथ ही जियांग चेंग वांग जी को 3-4 थप्पड़ खींच के लगा के देकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ वो सभी चीज़ें करने की। हाँ, तुमने क्या सोचा था, तुमने क्या सोचा था, हाँ तुमने क्या सोचा था। तो सीचन सारी बात बता देता है, जो कुछ भी वांग जी ने किया हुआ था वो सभी थिंग्स बता देता है। वांग जी कहता है, मेरी गलती है, जब तक आप सब लोग मुझे माफ़ नहीं कर देते तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और वो घुटने पर बैठा हुआ था। जियांग चेंग कहता है, हम कौन होते हैं तुम्हें माफ़ करने वाले, अगर विंग तुम्हें माफ़ कर दे तो तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन अपने कर्मों का भुगतान तुम ज़रूर करोगे और अपना कर्मा ज़रूर ख़त्म करोगे तुम। इतना बोल करके वो लोग सभी अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। वांग जी कहता है, ठीक है फिर। इतना बोल करके वो बाहर आता है और उसके मेंशन के बाहर बैठा हुआ था। धीरे धीरे करके सारे लोग वहाँ से चले गए थे, यहाँ तक कि लैन फैमिली भी कुछ देर रुकती है और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं 3-4 घंटे बाद विंग अपने होश में आता है और वो अपने विंडो के पास आकर खड़ा हो जाता है। उसे बहुत रोना आ रहा था, आसमान की तरफ वो देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि वांग जी वहाँ बाहर गेट के पास खड़ा है, मतलब वो खड़ा और बैठ दोनों रहा था। उसके पैर में दर्द हो रहा था इसी वजह से। तो विंग उसे देखकर डर जाता है और विंडो को ना पर्दा को, कर्टन्स को वो ऐसे
कर देता है। वांग जी को ये देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद विंग जब पर्दा हटाता है तो सामने वहाँ पे वांग जी खड़ा था। वो चिल्लाने वाला होता है तो वांग जी उसके मुंह पे हाथ रख देता है और उसको वैसे ही पकड़े अंदर आ जाता है। आते ही कहता है, हे विंग प्लीज़ रिलैक्स, मैं यहाँ कुछ भी नहीं करने आया हूँ तुम्हारे साथ, मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया था प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैंने बिना पूछे तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया, उस समय मैं अंधा हो गया था, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। वो जब ऐसे कर रहा होता है तो विंग को ना वॉमिट जैसा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा, और वो उसके हाथ को छुड़ाते हुए दांत काटते हुए वॉशरूम भाग जाता है। वॉमिट करके जब आता है तो वो बहुत ज़्यादा स्वेट से भरा हुआ था। वांग जिसके पास आता है, उसके स्वेटिंग को पोंछते हुए कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, हाँ तुम ठीक हो, और पानी देता है उसे। विंग उसके हाथ से पानी ले लेता है और उसे दूर धकेलते हुए कहता है, यहाँ से जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हारा, जाओ यहाँ से प्लीज़ प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे डर लग रहा है, जाओ, तुम मेरा रेप कर डालोगे, प्लीज़ जाओ यहाँ से, प्लीज़ 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 जाओ। और वो ऐसे बैक कर रहा होता है। वांग जी को बहुत बुरा लगता है और कहता है, नहीं जाऊँगा, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करते नहीं जाऊँगा, क्योंकि सच में मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। विंग वो गिलास तोड़ देता है और कहता है, क्या चाहते हो तुम, कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ? तुमने उस टाइम भी मुझसे कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो और तुमने मेरा ये सब हाल कर दिया। मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता, तुम सच में एक खूनी दरिंदा हो जो दूसरे के इमोशन का कत्ल करते हो। जाओ यहाँ से, तुमने मेरे सारे इमोशन को मार डाला, तुम एक किलर हो। और ऐसे करके वो रोने लगता है। वांग जी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं पागल था, मैंने एक वेट के चक्कर में तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी, लेकिन अब मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ विंग, प्लीज़ प्लीज़। विंग एक थप्पड़ खींच के लगाता है वांग जी को, कहता है, सोचना भी मत, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। और ऐसा बोलते हुए वॉशरूम भाग जाता है। विंग को जब ऐसे पैनिक होते हुए देखता है, कहता है, तुम सांस लो, तुम नॉर्मल रहो, ठीक है ना। और उसके बाद उसे उठाकर लाता है, बेड पे लिटाता है, उसके पैर हाथ को पोंछता है, इसी के टेम्परेचर को नॉर्मल करता है, उसे कंबल से टक करते हुए कहता है, मैं बाहर हूँ, लाइट मत ऑफ करना, ठीक है ना। जब तक तुम्हें अच्छा लगे तुम लाइट ऑन करके रख सकते हो, मैं बाहर हूँ। इतना बोल करके वो गैलरी में चला जाता है, वहाँ खड़ा रहता है। विंग उसको देख रहा होता है कंटिन्यूअसली, और देखते देखते उसकी आंख लग जाती है। जब वांग जी देखता है कि विंग सो गया है, कमरे की लाइट्स को ऑफ कर देता है और वो वहाँ से उतर के चला जाता है, अपनी कार में वो सो जाता है। अगले दिन सुबह वो वापस से वहाँ खड़ा था, क्योंकि उसे माफ़ी मांगनी थी, इसलिए वो वहाँ पे खड़ा था बिना कुछ खाए पिए। थोड़ा देर बैठ रहा था, थोड़ा देर खड़ा रह रहा था। ऐसे करते हुए वो पूरा दिन भी बीत जाता है और वांग जी ने कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं पिया था। रात के टाइम पे वो वापस से विंग से मिलने के लिए आया था। उसकी बॉडी में उतनी जान प्राण बची नहीं थी, लेकिन वो देखता है कि विंग वापस से वॉमिट कर रहा है। उसके पास आते हुए कहता है, तुम इतना ज़्यादा वॉमिट क्यों कर रहे हो, क्या तुमने डॉक्टर को नहीं दिखाया? विंग उसे धक्का देते हुए कहता, तुमसे मतलब, मैं क्या करूँ ना करूँ, हाँ। और इतना बोलने के साथ ही वो बेहोश हो जाता है। वांग जी उसे उठा करके बेड पर लाता है और वो भी बेहोश हो गया था। दोनों बेहोश पड़े हुए थे उस कमरे में। थोड़ी देर बाद जब जियांगचेंग उसे चेक करने के लिए आता है तो देखता है कि विंग और वांग जी दोनों बेहोश पड़े हैं। उन दोनों को उठा करके हॉस्पिटल शिफ्ट कराया जाता है और डॉक्टर चेक करते हुए बताते हैं कि भूख प्यास की वजह से वांग जी बेहोश हुआ है, जो कि सीजन खुद थे। और विंग को चेक करने के बाद वो एकदम शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ में आते हुए कहता है, ये प्रेग्नेंट है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। तो उसकी मॉम जो थी मैडम वो एकदम शॉक हो गई थी और कहती है, नहीं मेरी बेटी के साथ ये सब नहीं होना चाहिए था। तो जो सीजन थे कहते हैं कि मैं बड़े डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ। फिर वो लोग मीटिंग बुलाते हैं, कुछ डॉक्टर से सलाह मशवरा करते हैं, तो एक निष्कर्ष पे निकलता है कि हाँ होता है कभी कभी, जैसे वॉर्म्स होता है ना, वो वॉर्म्स कभी कभी ना चेंज हो जाते हैं। लड़के के बॉडी के अंदर भी लड़की जैसे सिम्टम्स होते हैं और इसी वजह से ओवरी बन जाता है। तो अगर सेक्स करने के दौरान अगर आपके अंदर स्पर्म्स जाते हैं, अंडाणु शुक्राणु का मिलन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बीज बनेंगे तो बच्चे आएंगे ही आएंगे। तो वो लोग थोड़ा मैथमेटिक्स कैलकुलेट करके वो लोग समझा देते हैं कि हाँ, तो बॉडी हार्मोन चेंज होने के कारण किसी किसी के अंदर ये होता है। और ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पे मेल प्रेगनेंसी देखी गई है और जहाँ पे मेल बच्चों को जन्म देते हैं। तो विंग की मॉम कहती है, मेरी मॉम कहती है, नहीं मेरे बेटे को सब मॉन्स्टर समझेंगे, मेरे बेटे से कौन शादी करेगा। और वो बहुत रो रही होती है। तो जियांगचेंग कहता है कि कौन शादी करेगा मॉम, जो इस बच्चे का बाप है वही शादी करेगा, और अगर वो नहीं माना तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। सीजन कहते हैं, हाँ मैं खुद एग्री करता हूँ और मैं खुद चाहता हूँ कि विंग हमारे घर में आए। आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हारे भाई का बहुत ख्याल रखूँगा। जियांगचेंग
जियांग चिंग उसे प्रीली डांस के साथ में देख रहा होता है। फिर जियांग चिंग को सीचन बगल में ले जाते हुए कहता है, मेरी बात मानो, उन दोनों की शादी करा देते हैं। तो जियांग चिंग कहता है, तुम्हें लगता है कि वो दोनों साथ में खुश रहेंगे? तो सीचन कहता है, मैंने अपने भाई को देखा है, वो उसके लिए डेस्परेट हो रहा है, शायद से एक मौका दे के देखना चाहिए, हमें तो चांस देना चाहिए ना एक बार, प्लीज़ जियांग चिंग। और जियांग चिंग को वो बहुत मनाता है। और यहाँ पे बता दूँ, जियांग चिंग और सीचन एक दूसरे को डेट कर रहे थे। जियांग चिंग उसे गले लगाते हुए कहता है, सीचन आई होप कि सभी चीज़ें ठीक हो जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरा प्लीज़ इस भाई के लाइफ में कोई भी ट्रबल आए, प्लीज़। वो हंसता हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसके बाद वो दोनों थोड़ी और बातें करते हैं और आ करके घर वालों से वो ऐसे डिस्कस करते हैं। अगले दिन सुबह सभी लोग वांग जी को घूर के चारों ओर घेरे खड़े थे। अब जब वांग जी की नींद खुलती है तो वो देखता है तो वो शौक और कहता है, क्या हुआ है विंग, ठीक है ना? सीचन कहता है, तुम्हें एक गुड न्यूज़ देना और एक बैड न्यूज़ देना, पहले क्या सुनना चाहूँगा? तो वांग जी कहता है, पहले गुड न्यूज़ दीजिएगा। तो कहता है, विंग ठीक है और वो प्रेग्नेंट है। वांग जी कहता है, व्हाट? फिर सीचन कहता है, अब बैड न्यूज़ ये है कि तुम्हें उसे शादी करनी पड़ेगी। तो वांग जी हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ सच में? उसका ऐसा रिएक्शन देख करके सभी घर वाले तो ऑलरेडी शादी में चले गए थे और कहते हैं, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा तुम्हें उसे शादी करना है? तो वांग जी कहता है, मुझे बुरा क्यों लगेगा, मैं तो खुद उससे शादी करना चाहता था, मैं तो आप लोगों को बोलने वाला था कि वो मुझे माफ़ कर दे तो मैं उसे शादी कर लूँगा गगा, पर आप लोगों ने तो मेरी मन की बात कह दी, मैं अभी उसे शादी करना चाहता है। इतना बोलकर वो जाने लगता है। तो मैडम कहती है, हिम्मत भी मत करना मेरे बेटे को हर्ट करने की, वरना। और इतना बोल करके उसे छोड़ देते हैं। वांग जी भागकर विंग के पास आता है, क्योंकि वो होश में आ चुका था और सॉ सिंचेंग वहाँ पे उसे सूप पिला रहा होता है, उसे वॉमिट जैसा लग रहा होता है। तो वांग जी तुरंत जो वहाँ पे रहते हैं ना मशीन वाला कुछ कपलेट्स वगैरह वो बढ़ा देता है, जिसमें विंग उसमें वॉमिट कर देता है। वांग जी उसे उठाकर रख देता है और फिर उसे गले लगाते हुए कहता है, फाइनली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं फादर बनने वाला हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, विंग 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 विंग, आई एम हैप्पी आई एम हैप्पी आई एम हैप्पी। और इतना बोल करके वो उसे गले लगा लेता है। विंग कहता है, पर मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया। वांग जी कहता है, हाँ मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए विंग, मुझे तुमसे शादी करनी है, फिर पूरी लाइफ मुझे माफ़ मत करना और मैं तुम्हारा गुलाम बन के घूमूंगा, आई प्रॉमिस। तो विंग कहता है, नहीं मुझे तुम्हें गुलाम नहीं बनाना, पर प्रॉमिस करो कि मेरे अलावा तुम कहीं और नहीं जाओगे मुँह मारने के लिए। विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, हाँ अरे मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया, तुम जब से मुझे छोड़ के गए मैं तो रनवा बन के घूम रहा था, हाँ क्यों चले आए तुम मुझे छोड़ के, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। और मेरे अंडे, मुझे अब यकीन हो गया कि मेरे अंडे काम कर रहे हैं। विंग थोड़ा सा ऐसा फील कर रहा था। तो सासन जी कहता है, हाँ अंडे? तो वो जब देखता है कि वहाँ पे तीसरा भी है तो कहता आमिन की वो ये वो और वो शब्द ढूंढ रहा था बोलने के लिए। सासन जी कहता है, हाँ ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है दो वर्ड्स के बीच में कबाब में हड्डा बनेगा। इतना बोल करके सासन जी वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वांग जी फिर से उसे गले लगा लेता और कहता है, हाँ मेरे अंडे बिल्कुल काम कर रहे थे ना विंग, देखो तुम प्रेग्नेंट हो। तो विंग कहता है, हाँ वो भी ट्विंस बेबी के साथ में। वांग जी कहता है, हाँ मतलब मेरी बोली हुई बात सच हो गई। और वो याद करता है, हाँ मैं तो उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दूंगा, वो भी दो बच्चे के साथ में। वो कहता है, अच्छा हुआ मैंने कुछ और नहीं बोला, वरना पता नहीं क्या ही होता। और इतना बोल करके उसे गले लगाते हुए कहते हैं, थैंक यू। तो विंग कहता, मैंने अभी भी तुम्हें माफ़ नहीं किया। और वो दोनों इस तरह से नोक झोंक कर रहे होते हैं। बाहर खड़े लोग उसे देख के अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी भी वो लोग थोड़ा गुस्सा थे। विंग थोड़ा रिकवर हो जाता है। उसके 6-7 दिन बाद उन दोनों की वेडिंग कर दी जाती है। वो दोनों वेडिंग करके जब कार के पास आ रहे होते हैं तो जियांग चिंग आते हुए वांग जी को मारते हुए कहता है, अगर तुमने मेरे भाई को कुछ किया ना तो देख लेना मैं तुम्हारे भाई का पोपट कर दूंगा। तो जियांग चिंग की बात सुनकर वांग जी अपने गगा को देखता है और गगा उसके कंधा उचकाते हुए कहते, हम दोनों भी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वांग जी कहता है, गगा जियांग चिंग को प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जो कहूँगा वो करके ही रहूँगा, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मैं विंग को कभी ना रुलाऊँ। पर आज तो हमारी वेडिंग नाइट होने वाली है ना, आज तो हमें छोड़ दीजिए। तो जियांग चिंग कहता है, डोंट, हाँ मेरा भाई प्रेग्नेंट है। तो सिचन आता है और वांग जी के कान पकड़ते हुए कहता है, और हाँ वो ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट है, इसलिए ज़्यादा मस्ती नहीं। तो वांग जी कहता है, काका प्लीज़ अब तो छोड़ दीजिए। तो उसके बाद वांग जी विंग को लेकर के बैठ जाता है और जियांग चिंग और सिचन उसको जाते हुए देख रहे होते हैं। जियांग चिंग कहता है, हाँ तुम्हारा भाई सच में हॉर्नी है। तो सिचन कहता, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जियांग चिंग उसको घूर कर देखता है और कहता, क्या मतलब तुम्हारा? तो सिचन कहता, मतलब कि वो घर वाले चलो चलते हैं। इतना बोल करके वो लोग पलटते हैं तो सारे घर वाले उन दोनों को देख रहे होते हैं और उनके घर वाले कहते हैं, क्या चल रहा है? हाँ।
तो सीचन और जियांग कहता है वो कुछ भी नहीं। तो सीचन बोल देता है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तो सभी फैमिली वालों का शॉकिंग रिएक्शन था, क्या? और उधर दूसरी तरफ हमारे दूसरे कपल जो कि अपना हनीमून स्वीट्स मनाने के लिए कार में ही स्टार्ट हो गए थे, और वो कार ऑटोमेटिक मोड पर थी क्योंकि वो इलेक्ट्रिक कार थी। और विंग और वांग जी एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे होते हैं, अपने कपड़े को रिमूव कर रहे होते हैं, और उन्हें जहाँ जाना था ओनली फॉर उनका अपार्टमेंट होने वाला था, तो वहाँ पर कोई तीसरे की काम तो था नहीं, और ओनली फॉर वो लोग शर्ट्स के बटन खोल रहे होते हैं। किस करने के दौरान वो आगे देख नहीं रहे थे क्योंकि कार अपना काम कर रहा होता है, और पैशनेटली किस करने के साथ ही वो लोग अपने अपार्टमेंट पहुंच गए थे, और किस करते हुए बाहर आते हैं, फिर अपना हाथ को पकड़ते हुए सीधे दौड़ते हुए अंदर चले जाते हैं। वांग जी कहता है ज़्यादा दौड़ो मत, मैं तुम्हें गोद में उठा लेता हूँ। फिर विंग को वांग जी ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे लेफ्ट में लेकर के अपने कमरे तक आता है, और कॉरिडोर में ही वो दोनों किस करते हुए दोनों अपने रूम तक आते हैं। वांग जी की कार्ड निकालता है, विंग को किस करते करते अंदर आता है, डोर से लग करके उसकी गोद में लेकर के डोर से टिका करके उसे किस करना शुरू कर देता है, उसके बॉडी को स्क्यूज करना शुरू कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे उसे लेकर के आता है और सोफा पे बैठ जाता है। वांग जी भी बैठा हुआ था उसको गोद में लेकर के, विंग आराम से कंफर्टेबली सिटिंग पोजीशन में बैठा हुआ था और उसे किस कर रहा होता है। विंग किस ब्रेक करते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना मैं ट्विंस बेबी के साथ में प्रेग्नेंट हूँ, तो दोबारा से तुम मुझे ये सब करने से पहले थोड़ा जेंटल रहना। तो वांग जी कहता है आज मैं जेंटल नहीं रहूँगा, पर नेक्स्ट टाइम से मैं सोचूंगा क्योंकि आज हमारी वेडिंग नाइट होने वाली है। तो विंग इसकी ये बात कहता है, हाँ तुम नहीं सुधरोगे, कितना मुश्किल से मैंने खुद को संभाला था तुम हो की। तो वांग जी कहता है और मैंने भी तो इतना मशक्क़त किया था तुम्हें पाने में विंग, कितना मुश्किल था मेरे लिए। हाँ, हार्ड टू रीच लव, तुम तक पहुंचने के लिए, तुम्हारे दिल तक पहुंचने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा था। इतना बोल करके वांग जी उसे गोद में उठाते हुए आराम से बेडरूम में लेके आता है, आराम से जेंटली लिटाता है, उसके कपड़े को रिमूव करता है, फिर उसके पूरे बॉडी को लिक करना सब करना स्टार्ट करता है। उसके नेक पे बाइटिंग कर रहा था और उसके बाद धीरे से अपने हड्डी को उसके बॉटल के इंसर्ट करते हुए से कहता है, तो तुम्हें मज़ा आ रहा है? विंग कहता है मुझे मज़ा आ रहा है, पर मेरे साथ जेंटल रहना, ठीक है ना? वांग जी कहता है बस थोड़ा सा रहूँगा, बस थोड़ा सा, तुम मैनेज कर लेना, ठीक है ना? विंग कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद उसके पैर को आराम से अपने कमरे के राउंड रैप कराता है, उसके बाद उसे थ्रस्टिंग देना शुरू करता है। पूरे कमरे में फकिंग साउंड्स, मॉर्निंग साउंड्स गूंज रहे होते हैं और उन दोनों का हॉट एक्टिविटी कम्प्लीटली चल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जो पूरे हॉल फैमिली थे कहते हैं, हाँ पहले बच बोला होता, आज तुम दोनों की भी शादी करा देते हैं, हमारा परिवार एक हो जाता। जियांगचेंग विंग सीचन को देख रहा था और सीचन जियांगचेंग को देख रहा था, कहता है हाँ तो अभी करा दीजिए, उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसके फैमिली वाले कहते हैं ठहरो, वेट करो तुम लोग कुछ टाइम तक, फिर कर लेना शादी, ठीक है ना? वहीं दूसरी तरफ उन लोगों का हॉट एक्टिविटी होने के बाद वो लोग निढाल पड़े हुए थे और एक दूसरे को बाहों में कडल किए हुए थे। वांग जी जो कि हाउसवाइफ बन चुका था विंग का, और विंग का ख्याल रखता, वो उठता, उसे पानी देता, उसके कपड़े धोता, पूरे घर की साफ़ सफाई करता, उसके बाल बनाता, उसके मतलब ये पूरे 9 मंथ ना वांग जी विंग का नैनी बना हुआ था। नैनी कह सकते हैं, उठने से लेकर बैठने तक टोटल काम करना, उसे एक्सरसाइज करवाना, उसके पैर में सूजन आ गई थी वो सब करना, हर मंथ सीचन के पास ले जा करके चेकअप करना, ये सब देख करके पूरे फैमिली वाले बहुत ज़्यादा खुश था। 9 मंथ बाद विंग 2 ट्विंस बेबी को जन्म देता, जिसमें एक बेबी था, एक बेबी गर्ल थी, एक बेबी बॉय था, जिसे देखकर सभी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ही ज़्यादा। धीरे धीरे करके वो लोग की बेबी और विंग रिकवर होते हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर आते हैं। जिस दिन नामकरण होने वाला था उसी दिन सीचन और जियांगचेंग की वेडिंग डे भी रखा हुआ था। तो पहले सीचन और जियांगचेंग का वेडिंग होता है पूरे फैमिली वालों के सामने में, पूरे लोगों के सामने में। उसके बाद उस दोनों बेबी का नामकरण किया जाता है, जहाँ पे बेबी गर्ल का नाम ईवा रखा जाता है और बेबी बॉय का नाम निंगजी रखा जाता है। और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि हाँ, एक तरह से देखा जाए तो वांग जी ने विंग के साथ बहुत गलत किया था बेट के कारण। बेट हमें नहीं लगाना चाहिए, कभी भी किसी इंसान के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, बिना उसकी परमिशन के उसके करीब नहीं जाना चाहिए, किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। इसीलिए पूरे लोगों के सामने में वांग जी विंग के सामने घुटनों पे बैठता है, जो कि सभी लोगों को थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लग रहा था कि अभी से क्या हुआ। और उसके सामने बैठते हुए अपने कान को पकड़ते हुए कहता है, विंग मैंने एक गलती की थी, अब तो पूरे 3 मंथ हो चुके हैं, 3 मंथ कह सकते हैं, 12 मंथ कि 1 साल हो चुका है और मैं अभी तक अपनी गलती को सुधार रहा हूँ, क्या अब तुम मुझे माफ़ करोगे? विंग तो पहले थोड़ा नाटक करता है
फिर वो अपने दोनों बच्चों को देखता है और वांग जी को देखता है, क्योंकि इस 9 मंथ में सबने देखा ना कि वांग जी कैसे नैनी बन गया था। उसके उठने से लेकर बैठने तक, दवाई से लेकर खाने तक का हर एक छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखा था वांग जी ने। तो विंग हाँ में सर हिला देता और कहता है मैंने तुम्हें माफ़ किया, पर आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे ना। तो वांग जी कहता है ना, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता, मैं तो अपनी बीबी और बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, कोई वेट नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे बीवी बच्चे और अपना खुद का कंपनी, बस वही देखना है मुझे और सारी लाइफ बस यही करना है। और ये कहते हुए वो स्माइल करने लगता है। तभी उसके फ़ोन पे रिंग बजती है, जहाँ पे नी हिसांग, सुयांग और विंचाओ वीडियो कॉल किए हुए थे और कहता है व्हाट्सअप ब्रो, क्या कर रहे हो। तो वांग जी दिखाता है कि उसने फाइनली विंग से शादी कर ली और नी हिसांग, विंचाओ और सुयांग तीनों उसे माफ़ी मांगता और कहता है सॉरी ब्रो, ये सब मेरी वजह से हुआ था, मैंने ही ये स्टार्ट किया था और मेरे ही कारण ये सब शुरू हुआ था, इस सब का गुनहगार अगर कोई है तो मैं हूँ, प्लीज़ वांग जी को माफ़ कर दो। वो लोग माफ़ी मांगते, अब तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका था, इसलिए विंग उन लोगों को भी माफ़ कर देता है। और उसके बाद वांग जी वीडियो कॉल ऑफ करते हुए विंग के पास आता है और एक पूरी फैमिली पिक्चर क्लिक होती है, जहाँ पे सभी कैमरामैन बोलते हैं उन लोगों को बोलो चीज़, और सभी लोग चीज़ बोलते हैं और पिक्चर क्लिक होता है और इसी के साथ ये प्यारा सा फैन फिक्शन ख़त्म हो जाता है। तो कैसा लगा आप लोगों को रेडी टू हार्ट रीच लव? जैसा भी लगा आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।